हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ लेकर एक और न्यू इंटरेस्टिंग सी सीरीज। अगर आपने आज से पहले कभी ना कभी स्वॉर्ड स्लेव देखी है ना, तो ये कहानी उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है। बचपन से ही हमारे हीरो के मेरिडियंस ब्लॉक होने की वजह से वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे सेट के सबसे छोटे मोटे काम करने को मिलते हैं और बच्चे उसे बहुत ज्यादा बुली करते हैं। तभी एक दिन उसे ऐसी पावर्स मिलती हैं जिसकी वजह से उसके मेरिडियंस ठीक हो गए थे और वो फिर से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने लगता है। खुद को बुली करने वाले हर एक बच्चे को वो सबक सिखाने वाला था। अगर आपको स्टोरी लाइन जबरदस्त लगी है तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो यांग आई को देखते हैं, जिसकी फाइट उसके सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स से हो रही थी। एक एक करके वो डिसाइपल्स उसे मार्शल आर्ट की इस फाइट के दौरान काफी बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। दूर से उसकी इस फाइट को कोई नोटिस कर रहा था और वो उसके नाम पर सर्कस लगाते जा रहा था। अब तक यांग आई अपने लेवल के सभी बंदों से फाइट में हार जाता है। पिटने की वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो गया था। उसके एल्डर भी उसकी ये हालत देखने के बाद बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। सभी फाइट में उसकी वीक परफॉर्मेंस को देखने के बाद लिंग्स या पवेलियन के एल्डर उसे अपने पीक में बुलाते हैं, जहाँ जाने पर वो उसके मेरिडियंस और बोन्स को चेक करके काफी गुस्से में बता रहे थे कि तुम्हारी बोन्स बचपन से ही बहुत ज्यादा वीक है और वो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं। तो बेहतर होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माउंटेन से नीचे चले जाओ। एल्डर की बातें सुनने के बाद यांग काई बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो मास्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मास्टर, मुझे प्रैक्टिस करनी है, आप मुझे सेट से ना निकालें, मैं दिल से मार्शल आर्ट की स्किल्स को सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर एल्डर यांग काई को बताते हैं कि सेक्ट रूल के हिसाब से अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते तो फिर तुम्हें सेक्ट में रहने के लिए यहाँ के छोटे मोटे काम करने होंगे। तुम्हें हर दिन यहाँ रहने और प्रैक्टिस करने के लिए स्लेव की तरह काम करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यांग काई को बस मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन सीखनी थी, इसलिए वो खुशी खुशी रेडी हो जाता है। यांग काई तो मास्टर को शुक्रिया कहने लगता है उसे सेक्ट में रुकने देने के लिए, पर मास्टर उसे साफ साफ कह देते हैं कि देखो लड़के, अगर तुमने 3 सालों में टेम्पर्ड बॉडी की 3rd लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं किया तो फिर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस सेट से एक्सपेल कर दिया जाएगा। ये सुनने के बाद कि उसके पास 3 साल है, वो कहता है कि मास्टर, अगर मैं 3 सालों में भी बॉडी टेम्पर्ड की 3rd लेवल से ऊपर नहीं बढ़ पाया तो फिर आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होगी, मैं खुद ही ये सेक्ट छोड़कर चला जाऊंगा। कुछ दिनों बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ यांग काई को एक डिसाइपल ने फाइट के लिए चैलेंज किया था और वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए फाइट के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं यांग काई बॉडी टेम्पर्ड रैम की 3rd लेवल पर हूँ। उसका सामने वाला ओपोनेंट बहुत ज्यादा एरोगेंट लग रहा था। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है, मेरा नाम ज़ो दिंगजुन है और मैं बॉडी टेम्पर्ड की 5th लेवल पर हूँ। उन दोनों के लेवल्स को सुनने के बाद वहाँ मौजूद डिसाइपल्स में से एक लड़की कहती है कि ये तो कितना ज्यादा अनफेयर है ना, एक 5th लेवल का बंदा एक 3rd लेवल के बंदे के साथ फाइट कर रहा है। इस फाइट में तो साफ साफ पता लग रहा है कि किसकी जीत होने वाली है। यहाँ हमें पता लगता है कि बच्चे यांग काई को कितना ज्यादा नीचा समझते हैं, क्योंकि उनमें से एक लड़का कह रहा था कि तुम्हें नहीं पता कि यांग काई और ज़ो दिंगजुन क्लासमेट है, इसलिए वो एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं। इसके अलावा तुम्हें नहीं पता कि यांग काई के अलावा हमारे पूरे सेक्ट में कोई भी 3rd लेवल पर नहीं है, इसलिए हर कोई उसे ही फाइट के लिए चैलेंज करेगा, क्योंकि उसे हराकर पॉइंट्स हासिल करना बहुत आसान है। इनफैक्ट मैं तो खुद भी कुछ दिनों में उसे चैलेंज करके अपने पॉइंट्स बढ़वाऊंगा। उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर एक और दूसरा डिसाइपल आकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरे पॉइंट्स चुराने की? सेक्ट रूल के हिसाब से आप हर 5 दिन में किसी न किसी डिसाइपल को फाइट के लिए चैलेंज कर सकते हैं, इसलिए 5 दिन बाद मैं खुद यांग काई को फाइट के लिए चैलेंज करूंगा। अफसोस, तब तक तो इसकी इंजरीज भी हील नहीं हुई होंगी और इसे आसानी से हराकर मुझे फ्री के पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब थोड़ी ही देर में उन दोनों की फाइट शुरू होने वाली थी, जहां हमारा हीरो यांग काई एक जबरदस्त जंप लगाते हुए एक पावरफुल फीस्ट उस बंदे को दे मारता है, लेकिन 5th लेवल पर होने की वजह से उसकी बॉडी बिल्कुल पत्थर जैसी हार्ड थी। जैसे ही दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं, वीक बोन होने की वजह से यांग काई को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो तो अपने मन में सोचने लगता है कि सच में इस बंदे की बॉडी तो बिल्कुल पत्थर जैसी हार्ड है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता, उठ के फिर से फाइट करने लगता है। ये देखने के बाद उसका सामने वाला ओपोनेंट कह रहा था, इस लड़के को 3 साल का वक्त दिया था एल्डर ने, हमें तो लगा था कि ये पहले ही साल में हमसे पिट पिटा के यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन इसने 3 सालों में खुद को इतना ज्यादा पुश किया है, हमेशा प्रैक्टिस करता रहता था। सेट में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने इसकी पिटाई ना की हो, लेकिन फिर भी ये हर बार किसी न किसी के चैलेंज को एक्सेप्ट करके अपनी कुटाई लगवाता रहता है। लेकिन आज मैं इसका ये रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। ये बोलने के बाद वो बंदा यांग काई की जम के धुलाई कर रहा था। वैसे तो यांग काई इस बंदे को हराने में कामयाब नहीं रहता, लेकिन वो हार भी नहीं मानता। दूर से ये फाइट एक नकाब पहने लड़की नोटिस कर रही थी, जो हर किसी के फाइट को नोटिस करती है और जीतने वाले को पॉइंट्स देती है। वो भी यांग काई की हिम्मत को देखने के बाद इक्वली हैरान थी। वहाँ मौजूद किसी को भी समझ नहीं आता कि इतना पिटने के बाद भी ये लड़का वापस से फाइट के लिए कैसे खड़ा हो सकता है। यहाँ 3rd लेवल पर होने के बावजूद भी यांग काई अपने ओपोनेंट को परेशान कर चुका था, जिस बात से चिढ़कर उसका ओपोनेंट ज़ाओ उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। बच्चे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो तो सोच रहे थे कि क्या इस लड़के को मरने से डर नहीं लगता, इतनी ज्यादा बुरी हालत होने के बावजूद भी ये हार नहीं मान रहा। उस
उसकी इतनी बुरी हालत देखने के बाद भी किसी को उस पर तरस नहीं आता, बल्कि वो सभी बेट लगाने लगते हैं कि चलो देखते हैं कि ये कितने राउंड तक टिकता है। वो सभी तो वहाँ पर बोर्ड लेकर बैठ जाते हैं कि जल्दी बताओ कि ये कितने राउंड तक और टिकेगा। वैसे ये सस्पेंस तो बिल्कुल नहीं है कि कौन जीतेगा, जीतने वाला तो कंफर्म हमारा ज़ो है, लेकिन हम बैट सिर्फ उसके राउंड्स पर लगाएंगे, समझ आई। ये बोलने के बाद वो वहीं यांग काई के नाम पर बैट्स खेलना शुरू कर देते हैं। इतनी बुरी तरीके से पिटाई खाने के बावजूद भी यांग काई फिर से उठ के फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वो उसी एनर्जी और जोश के साथ फाइट कर रहा था। ये देखने के बाद उसका ओपोनेंट कहने लगता है कि तेरे अंदर अभी भी हिम्मत है कि तू मुझसे लड़े। स्टार्टिंग में तो यांग काई उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था, लेकिन ये बंदा अपनी पूरी जान लगाकर एक और जबरदस्त पंच दे मारता है, जिससे हिट होने के बाद तो यांग काई के मुंह से ब्लड भी आने लगा था। उसकी ये हालत देखने के बाद तो उस लड़की को भी बहुत ज्यादा झटका लगता है कि ये लड़का अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। वहीं यांग काई तो खुद को ये कहते हुए मोटिवेट कर रहा था कि तुमने साफ साफ देखा ना कि उसका पंच आ रहा था, इसका मतलब तुम दोबारा फाइट कर सकते हो। दूसरी तरफ जाओ तो ऐसे बिहेव करने लगा था जैसे कि वो फाइनली इस फाइट को जीत गया हो, लेकिन तभी उन सभी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए हमारा यांग काई फिर से उठ के खड़ा हो जाता है। बच्चे तो उसे फिर से होश में देखने के बाद कहते हैं कि लगता है अब ये न्यू रिकॉर्ड बनाएगा। उन्हें तो यांग काई के इस विल पावर पे भी हंसी आ रही थी कि इतना पिटने के बावजूद फिर से पिटने के लिए खड़ा हो जाता है। बॉडी के हर पार्ट में इंजरी होने के बावजूद भी वो खुद को संभालते हुए ज़ो से कहता है कि आओ दोबारा फाइट करते हैं। ज़ो तब तक परेशान हो जाता है कि ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ना चाहता, इसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। उन दोनों की फाइट फिर से कंटिन्यू हो जाती है। यहाँ दूर से जो लड़की उन दोनों की फाइट को ऑब्जर्व कर रही थी वो बताती है कि पिछले 3 सालों में हर 5 दिन के बाद कोई न कोई स्टूडेंट यांग काई को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। 3 सालों से इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसकी बॉडी में कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रहा। ये उसका 148th मैच है और इसका रिजल्ट भी मेरे हिसाब से सेम ही होगा। उस लड़की को भी यांग काई के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं यहाँ यांग काई ने फाइनली अपनी पूरी बॉडी का फोर्स यूज करते हुए एक जबरदस्त किक ज़ो को जड़ दिया था, जिसके बाद तो उसकी हालत खराब हो जाती है। बच्चे तो ये देखकर हैरान होते हुए ज़ो का मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या अब तुम इस लड़के से हारोगे जिसे आधा सेक्ट हरा चुका है। अब अपनी बेइज्जती से ज़ो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए वो यांग काई को गले से पकड़कर कहता है कि याद रख, अगर अब तूने हार नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये बोलने के बाद वो उसे उठाकर काफी बुरी तरीके से पटक देता है, पर यांग काई ने अब भी हार नहीं मानी थी। वो फिर से खड़ा हो गया था और ये देखकर वो लड़की जो स्टार्टिंग में उसके बारे में बात कर रही थी वो कहती है कि यांग काई हार मान लो, इतना ज्यादा हार्डवर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस फाइट को नहीं जीत पाओगे। वहीं ज़ो यांग काई को देखकर कहता है कि लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाला। वो तेजी से पंच मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं यांग काई ने भी अपने शरीर की सारी ताकत को इकट्ठा करते हुए एक जबरदस्त पंच क्रिएट कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ये पंच मारकर इस फाइट को जीत जाएगा, लेकिन होता बिल्कुल इसका उल्टा है। वो ज़ो के हाथों से इतनी जबरदस्त किक खाता है कि पत्थर से टकराने की वजह से फाइनली वो बेहोश हो गया था। बच्चे तो उसकी ये हालत देखकर भी उस पर तरस नहीं खाते, बल्कि कहते हैं कि ये कमीना, जब तुझे हारना ही था तो तू पहले नहीं हार सकता था, इसने मेरे सारे पैसे डुबो दिए। ये बोलने के बाद वो सभी अपना अपना गुस्सा उतारने लगते हैं। उनमें से एक बंदा तो उसे किक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि तभी वो लड़की पत्थर मारकर उसे गिरा देती है। उसे तो समझ नहीं आता कि वो तो इसे पीटने आ रहा था ना, फिर इसके सामने नील डाउन क्यों कर रहा है। अब तक उस दूसरे वाले डिसाइबल को पता लग जाता है कि लगता है उन्हें दूर से मॉनिटर किया जा रहा है और ये काम उन्हीं का है। वो अपने लोगों से कहते हैं कि जल्दी यहाँ से निकलो, अगर उन्होंने देख लिया कि हम लोग यहाँ पर ये सब कर रहे हैं तो हमारे पॉइंट्स कट जाएंगे। वो सभी वहाँ से जाते हुए यही कह रहे थे कि क्या वो इसकी हेल्प करना चाहते हैं। उन सभी के वहाँ से जाने के बाद ये लड़की यांग काई को संभालते हुए एक पेड़ से सटा देती है। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे यांग काई की बहुत ज्यादा परवाह हो। वो उसे संभालते हुए कहती है कि पागल लड़के, तुम्हें हर बार चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वरना इस तरीके से तो किसी दिन ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। वो तो उसके हाथ में एक मेडिसिन रखते हुए कह रही थी कि मुझे तो समझ नहीं आता कि हर बार एक पावरफुल ओपोनेंट के फाइट को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है। ये लड़का हर बार अपनी लाइफ को रिस्क में डाल देता है और कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाता। वो उसकी तरफ देखते हुए पूछती है कि क्या तुम्हें कॉम्पिटिशन में मारे जाने का डर नहीं है। सभी के वहाँ से चले जाने के बाद यांग काई को होश आता है। बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होने की वजह से वो सुबह से शाम तक वहीं पड़ा हुआ था। होश में आने के बाद उसे अपनी हालत देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो फिर से हार गया। अपने हाथ में उसे उस लड़की की दी हुई मेडिसिन बोतल नजर आती है, जिसे देखकर वो सरप्राइज नहीं होता। वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मेरी इंजरीज को हील करने के बाद तुम हमेशा इस तरीके से मुझे मेडिसिन पकड़ा कर चली जाती हो। मुझे ये और भी ज्यादा बुरा लगता है कि तुम मुझे देख रही होती हो और मैं हर बार हार जाता हूँ। मैं एक बार फाइट को जीतना चाहता हूँ ताकि तुम्हें दिखा सकूं। मैं जानता हूँ कि तुम जरूर खुश होगी। वापस जाते हुए वो लकड़ियों की पोटली उठा लेता है, लेकिन उसे डर था कि 3 साल खत्म होने वाले हैं और उसने अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं किया। ऐसा ना हो कि उसे सेक्स से निकाल दिया जाए और वो उस पर्सन को दोबारा कभी ना देख पाए। ये सोचते हुए वो सीधा अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, जहाँ उसे सेक्स से बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी दी हुई थी रहने के लिए। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले वो उस मेडिसिन को बोतल में मिलाता है, जिससे वो अपने घाव साफ करने लगा था। घाव ज्यादा होने की वजह से उसे छूते ही उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। हद से ज्यादा इंजर्ड और थके होने की वजह से वो आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया था कि तभी उसके घाव से निकल रहे खून को उसके सर के नीचे मौजूद पत्थर ने एब्जॉर्व कर लिया था। यांग काई को पता भी नहीं चलता कि उसके ब्लड ड्रॉप की वजह से वो पत्थर अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर चुका है, जो एक्टिवेट होने की वजह से काफी तेज ग्लो कर रहा था। अपने सर के पीछे स्पिरिचुअल पावर को महसूस करने के बाद यांग काई को बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। झटके से उठने की
वजह से वो तो किसी और ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था। अपने आसपास की जगह उसे बहुत ज्यादा अजीब लगती है। वहाँ पर मौजूद था तो सिर्फ वही स्पिरिचुअल पत्थर, जिसे देखने के बाद यान काई उसे पहचान जाता है। उस पत्थर को वहाँ देखने के बाद उसे समझ नहीं आता कि पिलो की तरह यूज होने वाला ये पत्थर आखिर इतना ग्लो क्यों कर रहा है। अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए जैसे ही वो उस पत्थर को टच करने वाला था, वो स्टोन फिर से उसके हाथ पर मौजूद ब्लड को एब्जॉर्ब करते हुए उसे कुछ गोल्डन वर्ड्स दिखाता है, जिसे पढ़ने के बाद यान काई को पता लग गया था कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक सीक्रेट बुक है, वो भी एंशिएंट टाइम की, जिसमें मार्शल आर्ट से जुड़े हुए काफी सारे हिडन टेक्निक्स मौजूद हैं। वो उस बुक को हासिल करने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। हमें दिखाते हैं कि रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी लेटी हुई थी और वो तो बस सपने में था। उस बुक का पीछा करते हुए यान काई क्लिफ के किनारे पहुंच जाता है, जहाँ से वो बस गिरने ही वाला था। पर तभी अचानक से उसके पीछे दिनजुंग अपीयर हो गया था, जो उसे पंच मारते हुए क्लिफ से नीचे लटका देता है। वो तो यांग काई से कह रहा था कि अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें अपनी हार माननी होगी, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। पर यांग काई साफ साफ मना कर देता है कि वो खुद ऊपर आ जाएगा, उसे उसकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं। दिंगजुन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो उसके हाथ पर अपना पाँव रखते हुए कह रहा था कि मैं तुम्हें ऊपर आने दूंगा तब ना, जब तक तुम हार नहीं मान लेते मैं तुम्हें ऊपर नहीं आने दूंगा। यांग काई समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर ये ज़ोउ दिंगजुन होता तो उसे हराने के बाद यहाँ से चुपचाप निकल जाता। वो कहता है कि जल्दी से बताओ कि तुम कौन हो। ये सुनकर वो इल्यूजन कहती है कि मैं चाहे जो भी हूँ, अगर तुमने अपनी हार नहीं मानी तो फिर मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। ये बोलकर वो तो लात मार के यांग काई को नीचे फेंक देता है। क्लिफ से नीचे गिरने के बाद वो सीधा पानी में गिर गया था। पानी के अंदर जाते ही यांग काई को एक स्पिरिचुअल चेन ट्रैप कर लेता है, जिससे वो बचने की बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने लगा था। वो स्पिरिचुअल चेन तेजी से उसके गले को दबाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसकी ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगती है। यांग काई के ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्पिरिचुअल चेन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और यांग काई उसे तोड़ते हुए ऊपर आ गया था। वही पानी के अंदर हमें एक और कंकाल को दिखाते हैं, जो उसी स्पिरिचुअल चेन से ट्रैप था, लेकिन यांग काई के ब्लड की वजह से वो चेन वीक पड़ जाती है और वो कंकाल भी आजाद हो जाता है। बाहर आने के बाद वो स्कल बॉडी यांग काई से कह रही थी कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं आजाद हो चुका हूँ। यांग काई के पूछने पर कि तुम कौन हो, वो बताता है कि मैं एक स्कल मॉन्स्टर हूँ। इतने सालों से मैं इस पत्थर में ट्रैप था, लेकिन तुम्हारी ब्लड की वजह से अब मैं फाइनली आजाद हो गया हूँ और अब मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा करूंगा। ये बोलने के बाद वो तो उसे पकड़कर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था, ताकि वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर पाए। वो यांग काई से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गिव अप कर दो, तुम्हारे लिए मौत आसान हो जाएगी। पर यांग काई गिव अप करने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। तभी वहाँ पर एक और स्पिरिचुअल एनर्जी अपीयर होती है, जो यांग काई को समझाती है कि तुम जब तक गिव अप नहीं करोगे तब तक इस दुनिया में कोई भी चीज तुम्हें हरा नहीं सकती। वो अपनी बातों से यांग काई को उसके पुराने दिन वापस याद दिलाती है, जिससे उसे पता लग जाता है कि उसने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की है और वो इस तरीके से हार बिल्कुल नहीं मान सकता। ये हड्डियों का ढांचा उसे एब्जॉर्ब करने से पहले ही हमारा यांग काई अपनी विल पावर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है कि धीरे धीरे उसकी बॉडी से स्कल को एब्जॉर्ब करने लगती है। यांग काई की बॉडी धीरे धीरे पूरी तरह से इस बोन बॉडी को एब्जॉर्ब कर चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से एक्सट्रीम अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। वो काफी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यांग काई को दिखाते हैं, जिसकी आंख झटके से उसके बिस्तर पर खुलती है। खुद को बिस्तर पर सही सलामत देखने के बाद उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ क्या वो सपना था, लेकिन फिर उस स्कल मॉन्स्टर की झलकियों के साथ उसे अपने बिस्तर पर रखा हुआ वो स्टोन भी गायब मिलता है, जिससे उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी रियलिटी थी। इसका मतलब ये है कि उसने सच में उस स्कल मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी हील हो गई है। यांग काई को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी कल्टीवेशन पहले से भी ज्यादा बढ़ गई हो। इसे चेक करने के लिए वो 2-4 मार्शल आर्ट के मूव ट्राई करता है, पर फिर अचानक से हुई हैवी बॉडी को फील करके वो नीचे गिर गया था। उसे यकीन नहीं होता उसकी बॉडी के साथ ये सारे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, जिसका पता लगाने के लिए वो फिर से उसी सीक्रेट बुक को ढूंढना चाहता था। लेकिन उसके ऐसा सोचते ही वो बुक उसके हाथ में आ जाती है। वो ये देखकर हैरान था कि ये बुक तो उसके थॉट्स के हिसाब से चलती है। अब तक यांग पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि ये बुक असल में एक सीक्रेट ट्रेजर है, जिसे सोल स्टोन के नाम से जाना जाता है। उसके सेक्ट में ये सीक्रेट ट्रेजर बहुत ज्यादा फेमस था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये कहाँ पर मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि इस सीक्रेट ट्रेजर में बहुत ज्यादा स्पेस है, आप इसमें कुछ भी छुपा सकते हैं। वो कहता है कि कहीं ये बुक सोल स्टोन से तो नहीं बनी, इसीलिए आज तक किसी को ये ढूंढ कर नहीं मिली होगी। वो फटाफट से अपने रूम के दरवाजे बंद करते हुए कह रहा था कि अगर किसी को भी पता लग गया कि ये सीक्रेट ट्रेजर मेरे पास है तो वो लोग इसे मुझसे छीन कर ले जाएंगे। वो कहता है कि अगर इस ट्रेजर ने मुझे चुना है तो फिर मुझे इसकी सारी हिडन पावर्स को चेक करना होगा, इससे पहले कि किसी और को इसके बारे में पता चले। यांग काई बेशक से कमजोर था, लेकिन वो बहुत ज्यादा चालाक है, इसलिए वो फटाफट से उस बुक को ओपन करके उसके सीक्रेट मेथड्स देखने लगता है। उसके सामने 7 स्टोन स्लैब्स आ चुके थे, जिसपे लिखे हुए मेथड्स को पढ़ने के बाद वो जान गया था कि उसने फर्स्ट वाले मेथड को तो पहले ही ट्राई कर लिया, जिसकी वजह से उसे गोल्डन असुरा बॉडी मिल गई है, जो कि उस स्कैल्प को एब्जॉर्ब करने के बाद मिली थी।
ये जानकर वो उन स्लैब्स को वापस रख लेता है, जिसके बाद उसके सामने एक और पेज ओपन हो गया था। उस पेज पर एक मार्शल आर्ट मेथड लिखा हुआ था, जिस मेथड को पढ़ के वो कहता है कि इसे प्रैक्टिस करने के बाद मेरी कल्टीवेशन इंप्रूव होगी। इस नोट के अकॉर्डिंग यांग काई को एक एक करके इन स्लैब्स को कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद ही उसे न्यू टेक्निक्स मिलेंगी और वो अपने मार्शल आर्ट को और ज्यादा अच्छे से एनहांस कर सकेगा। फिलहाल तो उस नोट को पढ़ने के बाद यांग काई बताता है कि इसमें लिखा हुआ मेथड तो वही है जो अभी हाल फिलहाल में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर इस टेक्निक को यूज करने के रूल्स काफी ज्यादा अजीब थे। वो ये थे कि सूरज उगने के आधे घंटे तक उसे ये हर दिन प्रैक्टिस करते रहना होगा, तब कहीं जाकर वो इस मेथड को प्रैक्टिस करने का असली रिजल्ट हासिल कर पाएगा। इन रूल्स को पढ़ने के बाद वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा सख्त है। अब तक सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल आता है। वो समझ जाता है कि अब उसे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी होगी और फिर वो जमकर अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर चुका था। थोड़ी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद जब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को चेक करता है, वो थोड़ी सी इंक्रीज हो गई थी और फिर जैसे ही वो अपने अटैक्स थ्रो करता है, उसे काफी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके अटैक्स बहुत ज्यादा नहीं लेकिन काफी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। अचानक से यांग काई को ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई उस पर नजर रख रहा है। अभी के लिए वो श्योर नहीं था, लेकिन वो जानता है कि अगर किसी ने भी उसकी बॉडी में मौजूद ये सडन चेंजेस देख लिए तो उसे पता लग जाएगा कि हमारे यांग काई के पास सीक्रेट ट्रेजर है, इसलिए उसे अब पहले से भी ज्यादा अलर्ट होना होगा। तभी जोर से सेक्स की घंटी बजती है, जिससे यांग काई को पता लग जाता है कि अब उसे जाकर सफाई करना होगा, जिसके लिए वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। वो तो फटाफट वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगा था कि तभी हमें उसके पीछे से एक पर्सन के पाँव दिखाए जाते हैं। इसका मतलब कि ये है कि किसी को सच में उसके ऊपर शक हो गया है। इसके बाद तो यांग काई आराम से अपनी सफाई में लगा हुआ था। दूर से वही लड़की पेड़ के ऊपर से उसे देखते हुए कह रही थी कि कल तो ये बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड था ना, फिर ये आज इतना ज्यादा सही और अच्छे से काम कैसे कर पा रहा है। पर फिर भी उसे ये देखकर अच्छा लगता है कि चलो अब वो वापस अपने काम पे तो आ गया। तभी अचानक से एक बंदा अपनी गाड़ी के साथ बैलेंस बिगाड़कर तेजी से नीचे की तरफ आने लगा था। ये देखने के बाद तो वो लड़की और यांग काई दोनों ही काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं, क्योंकि यांग काई उस गाड़ी के रास्ते में जो था थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता तो उसकी टक्कर लग जाती। पर उस ठेला गाड़ी के टक्कर लगने से पहले ही यांग काई अपनी पावर की हेल्प से उसे ब्लॉक कर लेता है, जिससे उस बंदे की गाड़ी पलट जाती है, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आती। ये देखने के बाद यांग काई रिलैक्स हो जाता है। जिसके साथ हमारे यांग की टक्कर हुई थी वो तो डर जाता है कि पता नहीं उसने यांग को ठोक तो नहीं दिया, क्योंकि सबके हिसाब से तो यांग बहुत ज्यादा कमजोर है ना। वो अच्छे से उसे चेक करने लगता है कि कहीं उसकी टक्कर से यांग की हड्डी बड्डी ना टूट गई हो। वहीं यांग को सही सलामत देखने के बाद तो ये लड़की भी सोच रही थी कि इतनी बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के बावजूद भी यांग को जरा सी खरोच क्यों नहीं आई। ये तो बहुत ज्यादा अजीब है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वीक था। वो तो ये सोचकर और ज्यादा हैरान हो जाती है कि यांग काई, जिसने पिछले 3 सालों में ब्रेक थ्रू नहीं किया, क्या उसने एक रात में ब्रेक थ्रू कर लिया। इधर उस मोटू मैन को शक ना हो इसलिए यांग उसके सामने बिहेव करने लगता है जैसे कि उसे बहुत ज्यादा जोर से चोट लग गई है। वो बंदा अपना सामान उठाते हुए कह रहा था कि अब मैं लेट हो जाऊंगा, मिस्टर मैंग मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे। मिस्टर मैंग का नाम सुनने के बाद यांग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था, क्या ये वही मिस्टर मैंग है जो कंट्रीब्यूशन हॉल में बैठते हैं। वो बंदा तो यांग से चिढ़ते हुए कहता है कि उसके अलावा हमारे इस स्कूल में और कोई बुढ़ा मैंग नाम का है क्या। वैसे भी ये साल का आखिरी वक्त है जब उन्हें स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूशन देना होगा, इसीलिए वो बहुत ज्यादा बिजी है। अगर उसे पता चला कि मैं लेट हूँ तो फिर मेरी खैर नहीं। ये बोलने के बाद वो तो वहाँ से निकल गया था। उसके जाने के बाद यांग भी सोचने लगता है कि उसे हॉल जाकर अपना कंट्रीब्यूशन लेना होगा। इसके बाद हमें कंट्रीब्यूशन हॉल का सीन दिखाया जाता है। ये मिस्टर मैंग तो एक नंबर के डर की किस्म के इंसान थे, जो लड़कियों से बहुत ज्यादा पोलाइट बिहेव करते हुए उन्हें उनका कंट्रीब्यूशन देकर कहते हैं कि तुम लोग काफी ज्यादा खूबसूरत हो, यहाँ आती रहना। और फिर वो जाते हुए लाल टपका कर उनकी चाल नोटिस कर रहा था। ऐसा करते हुए उन्हें तो काफी ज्यादा एंजॉयमेंट मिल रही थी, लेकिन तभी उनके सामने एक और स्टूडेंट आकर उनका ये मजा किरकिरा कर देता है। मिस्टर मैंग को तो इस लड़के पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन एक सीनियर स्टूडेंट होने की वजह से वो इसे ज्यादा कुछ नहीं कह पाते। वहीं हाव भाव से तो ये लड़का एक नंबर का घमंडी लग रहा था। उस लड़के के वापस जाते हुए रास्ते में यांग काई भी दूसरी तरफ से आ रहा था कि तभी इस बंदे का पर्स नीचे गिर जाता है, जिसे हमारे यांग ने रोक लिया था, लेकिन इस बंदे को गलतफहमी हो जाती है। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि एक ट्रायल स्टूडेंट होने के बावजूद भी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने सीनियर के पैसे लूटने की। यांग उसे बता रहा था कि ब्रदर शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने ये पैसे चुराए नहीं है, बल्कि ये तो नीचे गिर गए थे, मैं तो इन्हें आपको वापस कर रहा था। पर ये घमंडी इंसान कुछ भी नहीं सुनता। ये यांग से कहता है कि मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, क्या पता मैं तुम्हें माफ कर दूं, जिससे तुम्हारी ज्यादा बदनामी भी नहीं होगी। यांग को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे उंगली दिखाते हुए कह रहा था कि मुझे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हो। वहीं ये बंदा चिढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, मैं तो तुमसे तुम्हारी गलती मानने को कह रहा था और तुम मुझसे ही ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। लगता है तुम्हें इस सेक्ट के सीक्रेट टेक्निक को दिखाना ही पड़ेगा, तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। ये बोलने के बाद वो तो फाइट के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ यांग को भी पता लग गया था कि अब उसे लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन इस सीनियर के अटैक करने से पहले ही कोई इसके पाँव में जोर से पत्थर मारता है, जिससे ये नील डाउन हो जाता है। इसे ऐसी हालत में देखने के बाद तो यांग डर गया था। वो कहता है कि क्या हमारे सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक नील डाउन होना होता है। वहीं सीनियर को तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसी पोजीशन में बैठ कैसे गया। अब तो वो दोबारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। यांग को भी लग रहा था कि कहीं इसका दिमाग खराब हो गया जो ये ऐसी हरकतें करने लगा। इस सीनियर को गलतफहमी हो जाती है। इसे तो लग रहा था कि मिस्टर मैंग हमारे यांग
यांग को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए वो चिल्ला के कहता है कि मिस्टर मैंग, आखिर आपकी हिम्मत कैसी हुई इस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने की, जबकि मैं थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ, आपने फिर भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया, जबकि मैं यहाँ पर सबसे हैवी फीस देता हूँ। यांग तो ये सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था कि क्या मिस्टर मैंग ने उसकी हेल्प की है। वहीं बेचारा सीनियर तो जैसे तैसे खुद को संभाल कर लंगड़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है, पर जाते जाते वो यांग को धमकी देना नहीं भूला था। कहता है कि तुझे तो बच्चों मैं देख लूंगा। उस सीनियर के वहाँ से जाने के बाद हमारा यांग फटाफट से कंट्रीब्यूशन हॉल के अंदर जाता है, जहाँ जाने पर उसे पता लगता है कि मिस्टर मैंग तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं। वो नहीं जगाते हुए कह रहा था कि मिस्टर मैंग, एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है कि आपने ही मेरी जान बचाई है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर मैंग कहते हैं कि थैंक यू बोलने से कोई फायदा नहीं, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मुझे वन हुआ टावर ले चलो। बेसिकली वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर लड़कियां हैं। ये सुनने के बाद तो हमारा यांग कहता है कि आप अपनी बूढ़ी हड्डियों के साथ मजे कर पाएंगे ना। ये सुनकर वो चिढ़ जाते हैं और हमारा यांग कहता है कि रिलैक्स, मैं आपको ले जाऊंगा, एक बार मेरे पैसे सेव हो जाए फिर मैं आपको वहाँ जरूर लेकर जाऊंगा। मिस्टर मैंग तो कहते हैं कि बच्चे, जितने पैसे तुम्हें मिलते हैं ना, अगर तुम आज से भी जमा करने लगे ना तो मेरे मरे हुए 100 साल हो जाएंगे तब भी जमा नहीं हो पाएंगे। यांग तो उनकी बातें सुनने के बाद कहता है कि कैसी बात कर रहे हैं, अगर आप ऐसा ही सोचते रहे तो कभी नहीं जा पाएंगे, वैसे भी मेरे तो सैलरी बढ़ने वाली है ना। पर मिस्टर मैंग उसे बताते हैं कि नहीं, कंट्रीब्यूशन हॉल के रूल के हिसाब से तुम्हें सिर्फ 10 सिल्वर कॉइन्स ही मिलने वाले हैं, जो वो उसे प्रोवाइड कर देते हैं, और 5 सिल्वर कॉइन्स एक्स्ट्रा क्योंकि वो लिंगशियाओ टावर में नहीं रह रहा है। मिस्टर मैंग उसे कहते हैं कि लड़के, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हारे पैसे इनफ नहीं है, इसलिए अच्छे से खाया पिया करो ताकि तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज हो और तुम्हें लिंगशियाओ टावर में वापस बुला लिया जाए। ये सुनकर तो हमारा यांग कहता है कि उसकी चिंता आप मत कीजिए, वैसे मुझे ये बताइए कहीं आप कंट्रीब्यूशन हॉल के रूल के बारे में मुझे झूठ तो नहीं बताते। मिस्टर मैंग कहते हैं कि मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा, जितने पैसे तुम्हें मिलते हैं उतने ही दिए हैं। ये सुनकर तो यांग उन्हें टीज करते हुए कह रहा था कि इससे पहले भी आपने मुझसे 2 बार झूठ बोला है, क्या पता इस बार आप मेरे पैसे खा रहे हो। ये सुनकर तो मिस्टर मैंग नाराज होने की एक्टिंग करते हुए उसे जूता फेंक के मारने वाले थे, पर उससे पहले ही हमारा यांग वहाँ से भाग कर निकलने की कोशिश करता है, पर रास्ते में उसकी मुलाकात उसी मास्क गर्ल से हो जाती है, जिसे देखने के बाद वो बस देखता ही रह गया था। लेकिन फिर जूता खाने के डर से वो तेजी से वहाँ से रवाना हो जाता है। उस जूते को तो इस लड़की ने कैच कर लिया था, जो जानती थी कि मिस्टर मैंग चुपके से यांग की हेल्प करते हैं। मिस्टर मैंग इस लड़के की हेल्प इसलिए कर रहे थे क्योंकि पूरे सेक्ट में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसका साथ देता हो। हर कोई कमजोर होने की वजह से बस उसे बुली करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। यही सेम वो मास्क गर्ल भी उसके लिए सोचती है। इसके बाद हमें लिंगशियाओ मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक अनाज की दुकान पर एक इंसान बोरा रखते हुए नीचे गिरने वाला था कि तभी यांग जाकर एक हाथ से उस हैवी अनाज की बोरी को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उस पर्सन को गिरने से बचा लेता है। ये देखकर तो शॉपकीपर के फैमिली मेंबर्स उसे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यांग ने एक ही हाथ से उस भारी अनाज की बोरी को वापस उसकी जगह पर रख दिया था, साथ ही वो यहाँ से सामान लेने आया था। सामान लेते हुए ये लोग उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आज रात उन्हीं के यहाँ से खाकर जाए, पर वो मना कर देता है। पर उसे अनाज की बोरी बहुत ज्यादा हैवी फील हो रही थी। पता लगता है कि ये तो शॉपकीपर की बेटी का काम है, जिसे पता था कि हमारा यांग कितना ज्यादा गरीब है, इसलिए अपने फादर की हेल्प करने की वजह से उसने एक्स्ट्रा अनाज दे दिया। यांग तो उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था, ये कहते हुए कि इसकी कोई जरूरत नहीं, वो कम में काम चला लेता है, पर वो थैंक यू के तौर पर उसे थोड़ा सा अनाज ज्यादा देने को तैयार थे। उन दोनों की बातों के बीच में वहाँ पर एक थर्ड पर्सन आ जाता है, जो कि गुस्से में उस शॉपकीपर से कह रहा था कि तुम्हारे अनाज एकदम बकवास है, मुझे तो लगता है कि तुम पॉइजनस माल बेचते हो। वो बंदा ये सुनकर घबरा गया था और इधर ये मोटू पर्सन कहता है कि मेरे भाई को देखो, पहले वो कितना ज्यादा हट्टा कट्टा हुआ करता था और फिर वो उसे खुद ही कोहनी मारकर घायल करके कहता है कि अब देखो तुम्हारा खाना खाने के बाद तो इसकी हालत देखो, ये मरने वाला है। ऐसा कहते हुए उसने अपने आसपास काफी सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया था। वो मोटू पर्सन तो शॉपकीपर को पीटने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी रास्ते में हमारा यांग बीच में आ गया था, जिसे देखकर तो हड़बड़ी में वो मोटू पर्सन नीचे गिर जाता है और उसकी जेब से पैसों की पोटली भी बाहर निकल जाती है। ये पैसों की पोटली यांग को जानी पहचानी लग रही थी। यहाँ शॉपकीपर उस मोटू पर्सन को तमाशा करने से मना करते हुए समझा रहा था कि उसके अनाज में कोई खराबी नहीं है, पर वो तो मानने को ही तैयार नहीं होता। ये शॉपकीपर अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए कहता है कि अगर आपका भाई मेरा अनाज खाने से बीमार पड़ गया है तो मैं मेडिकल के पैसे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पर ये दोनों तो चिढ़ते हुए कह रहे थे कि तुमने क्या हमें भिखारी समझा है, हम ये सब पैसों के लिए कर रहे हैं, हमें तो बस तुम्हारी दुकान बंद करवानी है क्योंकि तुम फर्जी माल बेच रहे हो। अब तो यांग भी बहुत ज्यादा सीरियस होते हुए सोच रहा था कि इन लोगों को पैसे नहीं चाहिए तो फिर इन्हें क्या चाहिए। तभी वहाँ पर वो घमंडी सीनियर भी अपीयर हो चुका था, जो ऐसे दिखाने लगता है जैसे कि वो शॉपकीपर की हेल्प करने यहाँ आया हो। उस पर्सन ने अपनी तरफ से तो काफी कूल एंट्री मारी थी, लेकिन ये कूल थी नहीं। वही वो दो नमूने इसे देखकर डरने की एक्टिंग करने लगते हैं। इस सीनियर को देखने के बाद यांग को भी याद आ जाता है कि आखिर उसने वो पोटली कहाँ देखी थी। वो समझ आता है कि इन चमचों को पैसे देने वाला और कोई नहीं बल्कि यही सीनियर है। हमें पता लगता है कि ये सीनियर इस शॉपकीपर की बेटी को पसंद करता है, जो कि उसे देखकर छुप रही थी। फिलहाल वो यहाँ हीरो बन के इन दोनों चमचों को डराने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखने के बाद यांग कहता है कि पहले चेक कर लेते हैं कि आखिर इस मैटर में इसका कितना लेना देना है, उसके बाद इससे हिसाब चुकता करेंगे। ये बोलकर वो तो उसकी नौटंकी को गौर से ऑब्जर्व करने लग जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी हो जाता है खत्म। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो दो बदमाश उस सीनियर सूमो को वहाँ देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं सूमो तो वहाँ का सेवियर बनते
हुए वे उन सभी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था। उन दोनों चमचों को डरता हुआ देखकर सुमो उनसे कहता है कि तुम दोनों तो हट्टे कट्टे नजर आ रहे हो, फिर तुम लोगों को पॉइजन किसने दिया? अब ये देखने के बाद तो वो मोटू मैन अपने भाई से कह रहा था कि जल्दी से एक्टिंग करो। अपने मोटू भाई के इशारा मिलने पर वो पतलू एक्टिंग करने लगता है जैसे कि उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा हो, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो। और फिर इस फेक एक्टिंग को दिखाते हुए वो मोटू कहता है कि देखा देखा आपने, मेरा भाई कितना ज्यादा बीमार है, लेकिन मैं फिर भी इसकी जान को खतरे में डालकर इसे शॉप तक लेकर आया हूँ ताकि जो हमारे साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो सके। मैं इस इविल बॉस के इविल कारनामे सभी को दिखाना चाहता हूँ जिससे कि इसका दुकान बंद हो जाए। अब उसकी इस बात पे तो वो सीनियर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उसे एक पाम अटैक थ्रो कर चुका था। इस अटैक की वजह से वो पतलू इंसान तो काफी ज्यादा पीछे हट गया था, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल लेता है अपने मार्शल आर्ट मूव का यूज करते हुए। उसका ये रिएक्शन देखकर तो वो सीनियर कहता है कि कमाल की बात है, इतना ज्यादा तबीयत खराब होने के बावजूद भी तुमने मेरे इस पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर लिया। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। सीनियर सुमो के इस बिहेवियर से वो दोनों जो कि पहले से ही डर रहे थे अब वो और भी ज्यादा डरने लगते हैं। वहीं सीनियर उनके इसी डर का फायदा उठाते हुए एक और जबरदस्त अटैक कर देता है जिससे इस अटैक से हिट होकर वो दोनों ही दीवार से टकरा जाते हैं। सुमो को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये करके वो सभी की नजरों में हीरो बन जाएगा और ये चीज हमारा हीरो यांग नोटिस कर लेता है। वो तो कह रहा था कि क्या घिसा पिटा ड्रामा है कि हीरो बुरे लोगों को पीट कर सभी की नजरों में हीरोइन को बचा रहा है। वो अपने मन में सोच रहा था कि कमाल की एक्टिंग की है, इसके लिए तो उसे ट्रॉफी देना बनता है। बेचारे शॉपकीपर वाले अंकल तो यही सोच रहे थे कि मैंने सीनियर का कौन सा भला कर दिया जो ये मेरी हेल्प कर रहा है, पर शायद उसकी बेटी समझ गई थी, इसलिए वो अपने मॉम से कहती है कि मॉम यहाँ से चलते हैं। पर उसकी मॉम तो उसे शांत करा देती है क्योंकि अभी मामला काफी ज्यादा गर्म हो चुका था। अब इधर ये दोनों चमचे काफी ज्यादा गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए कह रहे थे कि लड़के आखिर तुम होते कौन हो हमारे मामले में पड़ने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर अटैक करने की। ये सीनियर खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कह रहा था कि मैं लिंगजियाओ पवेलियन का एक सीनियर हूँ, मेरा नाम सुमो है और तुम्हें पता है मैं वहाँ के चीफ डिसाइपल्स में से एक हूँ, मेरे एक इशारे पर यहाँ तुम्हारी खटिया खड़ी हो सकती है। अब लिंगजियाओ पवेलियन के स्टूडेंट होने का नाम सुनकर तो इन दोनों का रवैया ही चेंज हो जाता है। ये दोनों उसके आगे झुकते हुए कह रहे थे कि ब्रदर हमसे गलती हो गई, अगर ये शॉपकीपर आपका रिश्तेदार है तो फिर आज के बाद से हम इसे कभी परेशान नहीं करेंगे। ये बोलने के बाद उन्होंने तो अपने हिस्से का काम बखूबी निभाया था। उनका काम खत्म होने के बाद सीनियर सुमो ने आंखों से इशारा करता है कि अब यहाँ से निकलो। वो लोग भी ये इशारा पाकर वहाँ से चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी यांग अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए काफी स्पीड से उनके सामने आ जाता है, ये कहते हुए कि इतनी क्या जल्दी है। वो लोग यांग को अपने सामने देखने के बाद कंफ्यूज हो रहे थे कि अब ये क्यों आ गया रास्ते में। वहीं यांग तो कह रहा था कि कमाल की एक्टिंग करते हैं आप दोनों, कौन से आर्ट स्कूल से पढ़कर आए हैं। यांग को बीच में टांग अड़ाता देखकर सीनियर सुमो जो कि इतने देर से रिलैक्स थे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं इधर यांग तो उन दोनों को उठाकर शॉप से बाहर पटक देता है, बेचारे आलू के बोरे की तरह इधर उधर गिर जाते हैं। उन्हें बाहर पटकने के बाद यांग आसपास के लोगों को इकट्ठा करके कहता है कि हम इन दोनों को ऐसे यहाँ से नहीं जाने दे सकते, हमें इन जैसे लोगों को सबक सिखाना ही होगा। आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक शॉप में आकर उस शॉप की बेइज्जती करने की। अगर ये आज मिस्टर लियू के साथ कर सकता है तो कल जियांग ग्रोसरी स्टोर के साथ भी कर सकता है। ये कपड़ों की शॉप पे भी उंगली उठा सकता है, अगर इसकी हिम्मत आज बढ़ गई तो ये कल को आप सभी पर उंगली उठाएगा। यांग की बात सुनने के बाद उन सभी शॉपकीपर्स की आंखें खुल जाती हैं। वो यही सोच रहे थे कि ये तो सच है कि अगर आज ये झूठ बोल रहा है और मिस्टर लाओ को फंसाने की कोशिश कर रहा है तो ये तो कल को हमें भी फंसाएगा, और हम मिस्टर लाओ जितने लकी थोड़ी ना है कि हमें कोई बचाने के लिए सीनियर आ जाएगा। इसलिए यांग नाम का ये लड़का बिल्कुल ठीक है, हम इन दोनों को ऐसे बचकर यहाँ से जाने नहीं दे सकते। ये बोलने के बाद भीड़ उमड़ जाती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, सारी की सारी भीड़ उन दोनों के खिलाफ जोर जोर से नारे लगा रही थी। यहाँ बेचारी सीनियर सुमो का तो गला सूखने लगता है, उसकी चाल अब उसी पर जो उल्टी पड़ रही थी। उसे समझ नहीं आता कि अब इन दोनों को कैसे बचाऊं, कहीं पिटने के डर से ये लोग मुंह खोलकर उसका नाम ना ले ले। यहाँ पर भीड़ तो उन दोनों लोगों को कुछ भी कहने का मौका ही नहीं देती, बल्कि उनके चेहरे पर बोरा रखते हुए उनकी काफी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। वो लोग उसे इतनी बुरी तरीके से पीट रहे थे कि बेचारे सीनियर सुमो को तो पता ही नहीं लगता कैसे बचाऊं इन्हें। वहीं यांग को उसकी बेचैनी साफ साफ नजर आ रही थी। भीड़ ने मार मार के उन दोनों की इतनी बुरी हालत कर दी थी कि बेचारे हिलडुल भी नहीं पा रहे थे। ये देखकर तो सीनियर को डर लगने लगता है कि कहीं ऊपर तो नहीं पहुंच गए, पर शुक्र है उनमें से एक जिंदा था जो सोमो को पकड़ रहा था। इससे पहले कि वो सीनियर सोमो की पोल पट्टी खोलते वो खुद ही पीट कर उन दोनों को लाल पीला कर देता है। अब उसका ये रवैया देखने के बाद यांग को एक मस्ती सूझती है। वो उसके पास जाकर कह रहा था कि ब्रदर मुझे लगता है कि इन लोगों को और ज्यादा सबक सिखाना पड़ेगा, पता नहीं इन लोगों ने इस टेक्निक का यूज करते हुए कितने लोगों को बर्बाद किया होगा, इसलिए ऐसे चोरों को तो यही सजा मिलनी चाहिए, एक एक करके इन्हें जान से मार देते हैं। भीड़ भी ये सुनकर कन्विंस होने वाली थी कि तभी सुमो यांग को समझाता है कि इन लोगों ने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की कि हम किसी को जान से मार दें। पर यांग कहता है कि आपको क्या लगता है कि अगर ये चोर कामयाब हो जाते तो फिर मिस्टर लियू बैंकरप्ट हो जाते, उनकी पूरी फैमिली सड़क पर आ जाती और कर्जों की वजह से उन्हें जान देना पड़ता। तो अगर ये ऐसी हंसती खेलती फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो इन जैसे लोगों का जिंदा रहना बिल्कुल भी गवारा नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि इन्हें जान से मारना ही सही होगा। बेचारे सीनियर सुमो काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि यांग का मन बदल दे, पर उनकी इस कोशिशों से यांग को मौका मिल जाता है उस पर उंगली उठाने का। वो तो कहता है कि सीनियर आखिर आप इन दोनों की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इन दोनों को पहले से जानते हैं। वैसे भी मैंने परसों आपके पास जो बैग देखा था वो इन चोरों के पास भी है, कहीं आपने ही तो इस शॉप को बदनाम करने के लिए इन दोनों को पैसे तो नहीं दिए। ये सुनकर तो बेचारे सीनियर सुमो की हालत खराब हो जाती है। वो तो कह रहा था कि नहीं शायद मेरा जब इन लोगों पर ध्यान नहीं होगा तब इन्होंने मेरे पास से चोरी कर लिया होगा, वैसे भी तो मैं इन्हें पीट रहा था ना, क्या पता मुझसे बदला लेना चाहते हो। ये सुनकर तो यांग समझ जाता है कि ये इतनी जल्दी से
तो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यही गलत है, इसलिए इसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। इसलिए वो भीड़ के सामने कहता है कि देखो भाई लोग, अब तो ये बदनामी करने के साथ साथ चोरी भी करने लगे हैं। वो कहता है कि सीनियर सुमो, मैं तो कहता हूँ कि इसने आपका पर्स मारा है ना, तो आप ही इसे जान से मार दो, क्या पता कल को ये और भी बड़ा कोई क्राइम करे। अब सिचुएशन को इतना खराब होता देखकर तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे। अगर वो इन चोरों को बचाएगा तो फिर उसकी गलती सामने आ जाएगी, और अगर वो इन चोरों का साथ नहीं देगा तो फिर उसकी पोल पट्टी खुलने का डर है। इसलिए ना चाहते हुए भी उसे यांग के कहने पर इन दोनों चोरों को मारने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। यांग ने जानबूझ के ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि दोनों तरफ से यही फंसने वाला था। अपनी तरफ से तो ये बहुत ज्यादा स्मार्ट चाल चल रहा था, लेकिन यांग ने इसी की चाल इस पर उल्टी फेर दी। वो तो सीनियर सुमो के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा था कि ब्रो जाओ और जाकर मार दो इन्हें जान से। अब ना चाहते हुए भी दिल पे पत्थर रखकर सुमो को इनमें से एक को मारने के लिए आगे आना पड़ता है। अब ये चोर ये देखने के बाद कि ये बंदा उन्हें फंसाकर उन्हें ही मारने वाला है, वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो सुमो से कहते हैं कि हमें फंसाकर तू हमें यहाँ पे मारने आया ताकि तू हीरो बन सके। वो चिल्ला चिल्ला के वहाँ मौजूद सभी लोगों को बता देता है कि इसी इंसान ने हम दोनों को पैसे दिए थे ताकि हम राइस शॉप में आकर पंगा खड़ा कर सके, और ये हमें डरा के भगाने की एक्टिंग करते हुए सभी के सामने अच्छा बन जाए। हमने इसके ऑर्डर पे इसका काम पूरा कर दिया, अब ये सभी के सामने हमें फंसाकर खुद बच के निकलने की कोशिश कर रहा है। सुमो को समझ नहीं आता कि आखिर वो इन दोनों की बात का क्या जवाब दे, और वो इन दोनों की बकवास से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। इसलिए वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो दोनों। वो आसपास के लोगों को कन्विंस करने के लिए कहता है कि अब ये दोनों मरने वाले हैं ना, इसलिए मेरी बुराई कर रहे हैं। पर वो चोर तो ये देखने के बाद कह रहे थे कि देखा आपने अब कैसे अपना पत्ता साफ कर रहा है, हमने तो आज से पहले इस राइस शॉप का नाम भी नहीं सुना था, हम तो कहीं और से सामान खरीदते हैं। यही बंदा पैसों की पोटली लेकर हमारे पास आया था ये रिक्वेस्ट करने कि वो राइस शॉप की लड़की से प्यार करता है, उसके फादर को इम्प्रेस करने में उसे हमारी हेल्प चाहिए ताकि वो हमारी हेल्प से उसके फादर की नजरों में हीरो बन जाए। हम दोनों ने बिल्कुल ऐसा ही किया, इसके कहने पर यहाँ आए और इतना बड़ा सीन क्रिएट किया। अपने बारे में ऐसी बातें सुनने के बाद तो शॉप की ओनर की बेटी काफी अपसेट हो चुकी थी कि मेरी वजह से मेरे फादर का इतना बड़ा नुकसान होने वाला था। भीड़ पूरी तरह से सुमो के खिलाफ हो जाती है क्योंकि उनके हिसाब से भी ये हरकत बहुत ज्यादा गलत थी। सुमो जब पलट के देखता है तो वो राइस शॉप की ओनर की बेटी उससे नजरें चुरा रही थी क्योंकि उसकी इस हरकत की वजह से अब वो उसे देखना भी नहीं चाहती। सुमो के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सबका ब्लेम यांग काई पर डाल देता है। वो कहता है कि तुम्हें देख लूंगा, तुमने सारा काम खराब किया है, तुम्हारे साथ तो मेरा पिछला हिसाब अभी भी बाकी है, मैं तुमसे गिन गिन के बदले लेने वाला हूँ। उसके वहाँ से जाने के बाद भीड़ कहती है कि कितना बेशरम लड़का है, माफी भी नहीं मांगी और उल्टा यही हम पर गुस्सा दिखाकर जा रहा है। अब तक यांग उन सभी भीड़ और दुकानदारों की नजरों में बहुत ज्यादा इज्जत कमा चुका था, वो लोग उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो दोनों चोर पीछे से पतली गली से निकल गए थे। अपनी हेल्प करने और उसकी शॉप को बचाने के लिए वो शॉप ओनर यांग को काफी सारी चीजें ऑफर करता है एज अ थैंक यू। पर इतना सारा सामान देखने के बाद तो यांग उन्हें ये सारी चीजें देने से मना कर रहा था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उसने ऐसा भी कुछ नहीं किया कि वो ये सारी चीजें डिजर्व करे। इसके अलावा वो माउंटेन में रहता है तो ये सारी चीजें तो वो खुद ही उगा लेता है। शॉपकीपर की बेटी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यांग को पसंद करती हो, इसलिए वो उसे दिल से थैंक यू बोलती है। यांग बेचारा जो इन सारी चीजों से बेखबर था वो शर्माते हुए कहता है कि इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, आप लोग सच में बहुत ज्यादा कर रहे हैं। शॉप ओनर अपनी बेटी का ये रवैया देखने के बाद समझ जाते हैं कि वो यांग को पसंद करती है। शॉप ओनर क्या कोई अंधा भी देखकर बता देगा कि वो उसे पसंद करती है। यहाँ वो ओनर कहते हैं कि यांग आज जो तुमने हमारी मदद की है कहीं उसकी वजह से ये सीनियर सुमो तुम्हें सेक्ट में परेशान न करने लग जाए। पर यांग उन्हें रिलैक्स रहने को कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हमारे सेक्ट के अपने रूल हैं, वो वहाँ पर ज्यादा दादागिरी नहीं कर सकता, चाहे वो मुझसे कितनी ही नफरत करने लग जाए वो मेरा वहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ओनर कहते हैं कि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम सारी चीजें संभाल लोगे, लेकिन फिर भी हमारी फैमिली की खातिर तुमने इतना सब कुछ किया है, इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखना, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारी फैमिली की वजह से तुम्हें कुछ भी हो। उन लोगों को अपनी इतनी ज्यादा फिक्र करता हुआ देखकर यांग को काफी अच्छा लगता है। वो कहता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं आगे से एक्स्ट्रा केयरफुल रहूंगा। इन्हीं सारी बातों के दौरान वो शॉपकीपर की बेटी अपनी मॉम को इशारा करती है कि वो यांग को रोक ले। अपनी बेटी का इशारा मिलने के बाद वो आंटी जाकर यांग से कहती है कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है तो क्यों ना तुम डिनर हमारे साथ करो, अगर तुम हमारे साथ डिनर करोगे तो हम लोगों को काफी अच्छा लगेगा। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इस लड़की की फैमिली यांग को पसंद करने लगी है। यांग जब आंटी को देखता है और फिर उस लड़की को देखता है तो वो सारा मामला समझ गया था, और ये सारी चीजें पता लगने के बाद तो वो इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि वहाँ एक मिनट भी नहीं रुकता। ये कहते हुए निकल जाता है कि मुझे याद आया, मुझे तो एक जरूरी काम है, मैंने अभी तक अपने कोर्टयार्ड को साफ नहीं किया, अगर एल्डर ये देखेंगे तो वो मेरी क्लास लगा देंगे, इसलिए मैं चलता हूँ। पर अचानक से बाहर निकलते हुए उसे कुछ याद आता है। पीछे पलटने पर वो ओनर की बेटी वहीं खड़ी थी। हमारा हीरो तो और ज्यादा शर्मा जाता है। वो लड़की तो इसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। वो उसे उसका चावल का बोरा पकड़ाती है जिसे लेने के बाद वो वहाँ से 9-2-11 हो गया था। उस लड़की की फैमिली को दिखाते हैं जिन्हें सच में पूरी तरह से यकीन था कि उनकी बेटी यांग से प्यार करती है, और वो इस चीज से नाराज नहीं थे बल्कि खुश थे क्योंकि यांग बहुत अच्छा लड़का है। इसलिए वो भी यही चाहते थे कि यूए की शादी यांग से हो जाए, जिसके लिए वो भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स लगा रहे थे। लेकिन यांग है कि ये सारी चीजें समझ ही नहीं पाया, या फिर समझ कर भी अनदेखा बनने की कोशिश कर रहा है। उसके वहाँ से निकलते ही ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।
इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग काई घर पहुंचने के बाद सबसे पहले फ्रेश होकर अपने पास मौजूद वो स्टोन स्लैब्स निकालता है ताकि वो आगे के चैप्टर्स को अनलॉक कर सके। फर्स्ट चैप्टर में उसे गोल्डन बॉडी मिली थी और सेकंड चैप्टर में उसने अपनी कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर लिया था कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक्स को फॉलो करते हुए, जिसकी वजह से उसका कल्टीवेशन लेवल बॉडी पॉइंचिंग रैंक के 4th पर पहुंच जाता है। इसलिए जैसे ही उसने स्लैब्स को ओपन किया था उसका थर्ड चैप्टर भी अनलॉक हो जाता है। थर्ड चैप्टर के अनलॉक होते ही उसमें से एक छोटा सा स्पिरिचुअल फर्नेस बाहर आ गया था। यांग काई को स्टार्टिंग में समझ नहीं आता कि आखिर उसे इस फर्नेस का क्या करना है। तभी कुछ नोट्स उसके सामने अपीयर हो गए थे, जिन्हें पढ़ने के बाद उसे पता लगता है कि उसे इस छोटे से फर्नेस का यूज करते हुए अपने लिए एक मेडिसिन प्रिपेयर करनी है जो उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करेगा। ये पढ़कर वो काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसने आज से पहले ऐसे किसी हर्ब्स के बारे में नहीं सुना जो उसकी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर दे। अगर उसे पता होता तो वो सालों पहले ही खा लेता क्योंकि वो इतना ज्यादा डेस्परेट था खुद की पावर को इंक्रीज करने के लिए। फिलहाल तो वो कंफ्यूज होता है कि आखिर उसे मेडिसिन बनाने के लिए कौन से हर्ब्स चाहिए। तभी अचानक से वो नोट्स चेंज होते हैं और यांग काई को उस पे लिखे हर्ब्स के नाम पता लग जाते हैं कि उसे मेडिसिन बनाने के लिए कौन से हर्ब्स चाहिए, जो कि थे 3 लीफ रेमनेंट सोल फ्लावर और दूसरा जेडी डेडवुड ग्रास। इन हर्ब्स के नाम पढ़ने के बाद यांग काई थोड़ा सा परेशान था क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये हर्ब्स कहाँ मिलते हैं। उसने आज से पहले इस तरीके के हर्ब्स के बारे में कहीं सुना ही नहीं, पर फिर थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद उसे पता लग जाता है कि ये बुक एंशिएंट टाइम की है, तो शायद उस वक्त ये हर्ब्स बहुत ज्यादा पॉपुलर होंगे। वो खुद को ये कहते हुए समझाता है कि कोई बात नहीं, उसे ये हर्ब्स ढूंढने ही होंगे क्योंकि उसे अपनी कल्टीवेशन इंप्रूव जो करनी है। तो सबसे पहले वो मिस्टर मैंग के पास जाएगा क्योंकि वो थोड़े से ओल्ड है, तो क्या पता उन्हें इस हर्ब्स के बारे में पता हो। तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर मैंग के पास जाने का डिसाइड करते हुए उस छोटे से स्पिरिचुअल फर्नेस को वापस उसकी जगह पर रखकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दौड़ते भागते सबसे पहले कंट्रीब्यूशन हॉल पहुंचता है जहां मिस्टर मैंग अभी भी नींद की झपकियां ले रहे थे। वो यांग काई को वहां देखने के बाद कहते हैं कि बच्चे बताओ तुम्हें क्या चाहिए अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले। पर यांग काई उन्हें कहता है कि नहीं मिस्टर मैंग, मुझे तो 2 हर्ब्स के बारे में पता करना है। और फिर वो उन दोनों हर्ब्स के नाम बताते हुए उसकी डिटेल मांग रहा था। मिस्टर मैंग के पास एक बुक मौजूद थी जिसमें सभी तरीके के हर्ब्स के बारे में सारी डिटेल्स मौजूद थी, इसलिए वो बुक निकाल कर वो यांग को दे देते हैं। यान उस बुक को ओपन करके उन हर्ब्स को ढूंढने लगता है जहाँ उसे फाइनली वो दोनों हर्ब्स दिख गए थे। उनकी डिटेल्स पढ़ने के बाद यांग कहता है कि ये दोनों हर्ब्स तो पॉइजनस लग रहे हैं, आखिर इस तरीके के जहरीले पौधों का यूज करके कोई कैसी मेडिसिन बना सकता है। उसकी बातें सुनने के बाद मिस्टर मैंग कहते हैं कि तुम्हें किस तरीके की मेडिसिन की जरूरत है मुझे बताओ, मेरी दुकान में सब कुछ मिलेगा, पर अगर तुम्हें मेडिसिन नहीं चाहिए, तुम्हें हर्ब्स चाहिए, तो मैं वो भी दे सकता हूँ। वैसे नॉर्मल पर्सन अगर उसे उठाने जाएगा तो वो पॉइजनस का शिकार हो जाएगा, इसीलिए हम इस तरीके के हर्ब्स को पहले से ही कलेक्ट करके रखते हैं। वैसे इन्हें देने के बदले रेट तुम्हें पता है 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स। इतना ज्यादा रेट सुनने के बाद यांग कहता है कि ओल्ड मैन आप पागल हो गए हैं क्या? आप इतनी ज्यादा महंगी दवाई अगर मुझे देंगे तो मैं कैसे खरीद पाऊंगा? आपको तो पता है ना मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कितने ज्यादा कम है। पर इस बात पर मिस्टर मैंग कहते हैं कि पर तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो, ये पॉइंट्स मैंने थोड़ी ना रखे हैं। वैसे भी ये हर्ब्स बहुत ज्यादा पॉइजनस है, इसलिए कोई भी इसे आसानी से नहीं खरीदता। इसके अलावा इन हर्ब्स के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा रेयर मिलते हैं। अगर तुम गरीब हो और तुम्हारे पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम इन हर्ब्स को कैसे ले सकते हो। ये सुनकर यांग काई कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, अभी जो मैंने आपके साथ बिहेव किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो हर्ब्स मुझे कहाँ मिलेंगे? ये पूछते हुए यांग अपने मन में सोच रहा था कि मिस्टर मैंग थोड़े से अजीब बिहेव कर रहे हैं, वो इतने दयालु तो बिल्कुल नहीं। मिस्टर मैंग यांग को बताते हैं कि तुम्हें ब्लैक विंड माउंटेन जाना होगा जो कि लिंगशॉ पवेलियन से ईस्ट की तरफ 30 माइल्स की दूरी पर है। एड्रेस बताने के साथ साथ वो उसे बुक भी ऑफर करते हैं ताकि वो उस हर्ब्स को देखकर पहचान सके, क्योंकि सिर्फ एक बार देखकर तो कोई हर्ब्स का पता नहीं लगा सकता ना। इसके अलावा मिस्टर मैंग ये भी नहीं चाहते थे कि यांग काई इतनी दूर जाए और फिर वहाँ से कोई गलत ही जड़ी बूटी उठा कर ले आए। अब मिस्टर मैंग के इतनी ज्यादा हेल्प करने के बाद यांग उनसे कहता है कि क्या आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे बता सकते हैं। अब मिस्टर मैंग को तो बस इसी सवाल का इंतजार था, इसलिए वो कहते हैं कि हाँ मेरे पास मेडिसिन खत्म हो गई है, अगर स्टूडेंट लेने आएंगे तो मेरे पास मौजूद ही नहीं होगा, जिसके लिए मुझे बहुत सारे हर्ब्स चाहिए। तो अब जब तुम ब्लैक विंड माउंटेन जा ही रहे हो तो मेरे लिए हर्ब्स लेते आना। और उनकी हर्ब्स की लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी थी जिसे सुनने के बाद यांग को पता लग जाता है कि आखिर मिस्टर मैंग उसकी इतनी ज्यादा हेल्प क्यों कर रहे थे। वो मिस्टर मैंग से कहता है कि आपको अपना उल्लू सीधा करवाना था ना, आलसी इंसान, खुद को ब्लैक माउंटेन ना जाना पड़े इसलिए मुझे भेजकर ये सारी चीजें मंगवा रहे हो ना। मिस्टर मैंग तो कहते हैं कि अगर तुम वहाँ से मेरे लिए मेडिसिन ले आए ना तो मैं तुम्हें हर्ब्स देने के लिए ना कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चार्ज नहीं करूंगा। पर जरा सोचो, अब हमारा यांग खुद ही वहाँ जा रहा है तो वो अपने लिए कितने सारे हर्ब्स ले सकता है, तो वो मिस्टर मैंग से क्यों ही लेगा। कितने ज्यादा स्मार्ट है ना मिस्टर मैंग। उनकी ये सारी चालाकी यांग को समझ आ गई थी, लेकिन वो उन्हें कुछ कहता नहीं है। वो कहता है कि ठीक है मैं आपको ये सारे हर्ब्स ला दूंगा क्योंकि आपने मेरी इतनी हेल्प जो की है। वो तो फटाफट वहाँ से निकलने वाला था कि तभी मिस्टर मैंग उसे रोकते हुए बताते हैं कि लड़के तुम्हारे पाँव में पहिए लगे हैं क्या? पहले पूरी बात तो सुन लो। अगर तुम ब्लैक विंड माउंटेन जाओगे तो तुम्हें वहाँ से वापस लौटने में 3 दिन लगेंगे, तो इसलिए अपने बाकी के काम निपटा कर जाना। जबकि तुम्हें पता है कि तुम्हें बाकी हॉल्स की सफाई करनी होती है, इसलिए तुम पहले से ही उन्हें बता के जाना कि तुम 3 दिन नहीं आओगे, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। मिस्टर मैंग की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए यांग उन्हें थैंक यू बोलते हुए वहाँ से निकल जाता है। यांग के वहाँ से जाने के बाद मिस्टर मैंग फिर से अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं, ये कहते हुए कि अब दोबारा आकर मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। यांग वहाँ से अपना काम निपटा कर निकल चुका था। ब्लैक विंड माउंटेन पहुँचने के बाद उसे पता लगता है कि ये माउंटेन तो कितना ज्यादा बड़ा है। उस बड़े से माउंटेन को देखने के बाद वो कहता है कि यहाँ तो 5 दिन भी कम पड़ेंगे। मिस्टर मैंग ने तो फिर भी 3 कहे। माउंटेन के ऊपर बुक उसके साथ में होने की वजह से उसे हर्ब्स को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती और वो जल्दी जल्दी सारे हर्ब्स कलेक्ट करने लगता है। उसने अब तक इतने सारे हर्ब्स कलेक्ट कर लिए थे कि उसकी पोटली पूरी की पूरी फुल हो गई थी, पर ऐसा करते हुए वो काफी ज्यादा थक चुका था। वो मिस्टर मैंग से कहता है कि मिस्टर मैंग अगर आप आलसी न होते तो अभी ये काम आपको करना पड़ रहा होता। आपको सच
उसमें पता है कि लोगों का फायदा कैसे उठाना है। यांग ने अब तक मिस्टर मैंग के बताए हुए सारे हर्ब्स कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन जो उसे चाहिए वो अभी तक उसे नहीं दिखा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो माउंटेन में थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। तभी आगे बढ़ते हुए अचानक से उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे से गुजरा है और ये एक बीस्ट था। पीछे मुड़ के देखने पर उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन तभी अचानक से कहीं से वो बीस्ट तेजी से उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। ये एक जंगली बोर था जो कि यांग पर अटैक कर पाता उससे पहले ही एक आवाज आती है जो उसे भागने को कह रही थी। उस आवाज को सुनने के बाद यांग ऐसा ही करता है, तेजी से आगे की तरफ दौड़ने लगता है। यांग जब उस बोर से बच के भाग रहा था तभी अचानक से उसके पास से 2 एरोज गुजरते हैं जो कि ऑलमोस्ट उसे हिट होने ही वाले थे, पर ये एरोज उस पर अटैक करने के लिए नहीं बल्कि उस बोर को हिट करने के लिए थे, जो सीधा जाकर उस बोर के आंख में घुस जाते हैं और वो इस अटैक से हिट होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। ये सब देखने के बाद यांग तो एक पल को हैरान रह गया था कि तभी एक विलेजर अपने बेटे के साथ वहाँ जो बोर पकड़ने के लिए आया था वो कहता है कि तुम्हें इस तरीके से जंगली जानवरों के सामने बिना वेपन के नहीं आना चाहिए। ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, अगर मैंने नहीं अटैक किया होता तो ये अब तक तुम्हें जान से मार चुका होता, इसलिए अब तुम एक काम करो, हमारे पीछे रहो, हम इस बोर को संभाल लेंगे। उनकी बातें सुनने के बाद यांग ऐसा ही करता है और ये दोनों बाप बेटे मिलके अपने अपने वेपन के साथ उस बोर पर हमला करने वाले थे, जहाँ वो विलेजर अपने पास एक और तीर निकाल कर उस बोर पर हिट कर देता है। अब पहले से ही इंजर्ड होने की वजह से तीसरा तीर पड़ते ही ये बोर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो तेजी से आगे बढ़ते हुए इन्हें हिट करने वाला था। मौका रहते ही यांग को ये बात समझ आ जाती है, इसलिए वो उस बच्चे को लेकर साइड हट जाता है। उस बोर की आंखों पर चोट लगने की वजह से उसे कुछ नजर नहीं आता और वो तेजी से आगे बढ़ते हुए सामने मौजूद एक बड़े से पेड़ से टकरा जाता है। वो बोर इतना ज्यादा पावरफुल था कि पेड़ से टकराते ही उसने पेड़ को 2 हिस्सों में तोड़ के रख दिया था, पर इस जबरदस्त हिट की वजह से उसे खुद भी संभलने का मौका नहीं मिलता और वो थोड़ी देर के लिए नीचे गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो विलेज पर्सन अपने पास से अपना तीर निकालकर उसके ऊपर शूट कर चुका था, पर 2-3 तीर मारने के बावजूद भी उस बोर को कुछ नहीं होता क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत ज्यादा मोटी थी। इस बात का पता चलते ही कि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो विलेजर उन दोनों से कहता है कि भागो यहाँ से। वो बोर तेजी से इनका पीछा करने लगा था। ये देखने के बाद हमारा यांग अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। वो विलेजर उनसे अलग हो चुका था। भागते भागते यांग को एक चीज क्लिक होती है और वो ये था कि वो तो 5th लेवल का कल्टीवेटर है ना, तो वो इस जैसे नॉर्मल बीस्ट से तो फाइट कर ही सकता है, अब उसे भागने की क्या जरूरत, अब उसकी बॉडी इतनी वीक थोड़ी ना है। अब तक दूसरी तरफ से वो विलेजर अपने बेटे को बचाने के लिए लगातार उस बोर पे तीरों की बारिश करे जा रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। एक तो उस बोर की स्पीड इतनी ज्यादा थी और दूसरा ये कि उसकी चमड़ी इतनी मोटी थी कि कोई भी अटैक उस पर बिल्कुल हिट नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ अपनी पावर और काबिलियत की वजह से यांग को खुद पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो उस बोर का रास्ता रोकते हुए उसके ऊपर चढ़ जाता है। सबसे पहले तो वो उसके दांतों को पकड़ते हुए उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है ताकि उस बच्चे की जान बच जाए, और फिर जैसे ही डायरेक्शन चेंज होती है वो उस बोर को ले जाकर दीवार पे जोर से पटक देता है, जिससे उस बोर की हालत खराब हो गई थी। इतनी स्पीड से उस बड़े से पत्थर से टकराने की वजह से वो वहीं अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। यांग की वजह से उनकी जान बच गई थी। ये देखने के बाद वो छोटा बच्चा कहता है कि भैया आप सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अपनी तारीफ सुनने के बाद यांग को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो विलेजर पर्सन आकर यांग को थैंक यू बोल रहा था। साथ ही वो बताता है कि गाँव वालों के लिए खाना ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसलिए वो हर थोड़े थोड़े दिनों में यहाँ शिकार करने के लिए आते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आज उनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब होगी कि ये जंगली बोर उनके पीछे पड़ जाएगा। पर वो यांग को थैंक्स बोलते हैं कि उसकी हेल्प से उन लोगों ने एक अच्छा शिकार पकड़ लिया। अब वो इसे लेकर गाँव की तरफ जाने वाले हैं। यांग को अभी तक वो वाली जड़ी बूटी नहीं मिली थी जो उसे चाहिए थी, इसलिए वो इन विलेजर से कहता है कि क्या आपको पता है कि येलो ग्रास कहाँ मिलेगा। वो विलेजर उसे बताते हैं कि वैसे तो वो ग्रास बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन वो यहाँ के फॉरबिडन एरिया में पाए जाते हैं। वो इलाका बहुत ज्यादा सूखा है और वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरे हैं। यांग तो उनसे बस डायरेक्शन पूछता है, पर वो लोग इतने ज्यादा अच्छे थे कि वो यांग को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए वो उसके साथ आगे बढ़ने लगते हैं। जाते जाते उन्होंने अपने बोर को भी कैरी कर लिया था। फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो प्लांट पाया जाता है। वैसे तो वो जगह पूरी तरह से सूखी हुई थी, पेड़ पत्तियों का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा आगे बढ़ने पर यांग को उसका वो औषधि मिल जाता है, जिसे लेने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो इन दोनों लोगों को अपना हेल्प करने पर थैंक यू बोल रहा था, जिसपे वो विलेजर कहता है कि बच्चे तुम अभी भी काफी ज्यादा यंग और दुबले पतले हो, तुम अकेले इस तरीके से जंगल में क्या करने आए हो। यांग काई उन्हें बताता है कि मैं लिंगशा पवेलियन का एक डिसाइपल हूँ और हमारे सेक्ट में बहुत सारे एलिक्सर्स मौजूद हैं, तो उसी के लिए जड़ी बूटी लेने आया था। वो विलेजर काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा था कि बच्चे तुम सच में बहुत ज्यादा पतले हो, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम एक कल्टीवेटर हो और तुम्हें कुंफू आता है। मैं तो पूछने ही वाला था कि आखिर तुमने इतना अच्छा कुंफू कहाँ से सीखा। तुम्हारी हालत को देखकर तो कोई भी नहीं बता सकता कि तुम लिंगशा पवेलियन के एक डिसाइपल हो। यांग काई का कहना था कि हाँ वो अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं रखता, लेकिन अब वो कुछ जड़ी बूटी लेकर जा रहा है जिसकी वजह से उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। अभी तक यांग को सिर्फ एक ही औषधि मिली थी, उसे दूसरा वाला भी ढूंढना था, तो वो इस बारे में उस विलेजर से पूछता है। उस विलेजर का कहना था कि रात में ये जगह खतरे से खाली नहीं है, तो हम नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर सर्च करने आएंगे। ये दोनों लोग काफी ज्यादा अच्छे थे, जो हमारे यांग से कहते हैं कि तुम्हारा अकेले ठहरना ठीक नहीं होगा, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ यहीं रुकेंगे। यांग को ये जानकर अच्छा लगता है कि ये लोग उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो वो उन्हें दोबारा थैंक यू बोलकर रात उन्हीं के साथ गुजारता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही उसकी आँख खुलती है, उसे याद आता है कि उसे तो कल्टीवेशन प्रैक्टिस करनी है। सेकंड लेवल पर जो मेथड बताया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमारे यांग को
को सूरज निकलने के आधे घंटे में ही ये मेथड प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे उसका कल्टीवेशन तेजी से इम्प्रूव होगा। उसे ये बात बहुत अच्छे से याद थी, इसलिए जैसे ही उसकी आंख खुलती है, अपने आसपास चेक करने पर उसे वो दोनों नजर नहीं आते। उसे लगता है कि शायद वो लोग खाना ढूंढने के लिए आगे निकल गए होंगे, तो वो फटाफट से उठकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। जहाँ प्रैक्टिस करते हुए उसकी बॉडी से पहले से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। उसे अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ महसूस हो रही थी। थोड़ी सी ही प्रैक्टिस करने के बाद वो ब्रेक थ्रू कर लेता है और अब वो बॉडी टेम्परिंग की 5th लेवल पर पहुंच गया था। ये जानने के बाद वो काफी खुश हो चुका था। अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद वो कहता है कि बस अब मैं जल्दी से वो दोनों हर्ब्स कलेक्ट करके मेडिसिन बनाकर पीता हूँ, ताकि मेरी कल्टीवेशन और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाए। उसे अपनी ये गोल्डन असुरा बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। तभी वो अपने आसपास ध्यान से सुनता है। उसे किसी के हेल्प चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो आवाज सुनकर पहचान गया था कि ये तो उन्हीं विलेजर्स की आवाज है। अब मुसीबत का एहसास होते ही वो फटाफट वहाँ से उनकी हेल्प के लिए निकल जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि यांग को तेजी से उन विलेजर्स की चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वो उसी डायरेक्शन में दौड़कर आगे बढ़ने लगता है। ये आवाज बहुत ज्यादा दूर से आ रही थी, जिसे सुनने के बाद यांग कह रहा था कि लगता है वो बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं। मुझे अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होगा, इससे पहले कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। दौड़ते दौड़ते यांग एक केव के बाहर पहुंच गया था। केव के बाहर पहुंचने के बाद उसे नजर आता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा स्पाइडर मौजूद है, जिसने अपने वेब से उस विलेजर को ट्रैप कर लिया है। वो तो उसे पूरा का पूरा मम्मी बनाकर अपने साथ अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। यांग उस विलेजर को सेव करने के लिए वहाँ पर पड़े पत्थर से उस स्पाइडर को डिस्ट्रैक्ट करने लगा। इंक्रीज करना होगा, इससे पहले कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। दौड़ते दौड़ते यांग एक केव के बाहर पहुंच गया था। केव के बाहर पहुंचने के बाद उसे नजर आता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा स्पाइडर मौजूद है, जिसने अपने वेब से उस विलेजर को ट्रैप कर लिया है। वो तो उसे पूरा का पूरा मम्मी बनाकर अपने साथ अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। यांग उस विलेजर को सेव करने के लिए वहाँ पर पड़े पत्थर से उस स्पाइडर को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है, पर वो स्पाइडर तो भागने की बजाय यांग पर ही गुर्रा रहा था। इससे पहले कि वो यांग पर झपट पाता, यांग वहाँ पड़े मशाल को उठाकर आग से उसे डराकर वहाँ से भगा चुका था। स्पाइडर उस मशाल की आग से डरकर अपने केव के और डीप में चला गया था। उसके जाने के बाद यांग फटाफट से उस विलेजर को स्पाइडर वेब से रिलीज करता है। वो विलेजर तो रिलीज होने के बाद फटाफट से यांग को बता रहा था कि मेरा बेटा अभी भी मुसीबत में है, मैं उसे नहीं बचा पाया, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, प्लीज उसे जाकर बचा लो, ये स्पाइडर उसे अंदर ले गया है, इससे पहले कि वो मेरे बेटे को खा ले, तुम किसी भी तरीके से उसे बचा लो। उस विलेजर की रिक्वेस्ट सुनने के बाद यांग फटाफट से मशाल को उठाकर तेजी से केव के अंदर चला जाता है। उसे जाता देखकर वो विलेजर उसे बता रहा था कि उस स्पाइडर से बचना, वो दूर से ही अपने वेब से तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। अब तक यांग केव के काफी अंदर पहुंच गया था, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते हुए यांग के पाँव के नीचे काफी सारे ह्यूमन बोन्स आते हैं, जिसे देखकर वो हैरान था कि ये स्पाइडर तो खूनी दरिंदा है। चारों तरफ मौजूद स्पाइडर वेब को इग्नोर करते हुए जब वो आगे बढ़ रहा था, तब अचानक से वहाँ पर कुछ चमगादड़ों का झुंड आ जाता है, जिनसे डिस्ट्रैक्ट होने के बाद यांग एक बीस्ट की हड्डियों से स्लिप खाता हुआ नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से अब वो केव के काफी ज्यादा गहराई में पहुंच चुका था। अब इतनी ऊपर से गिरने की वजह से उसकी बॉडी में काफी सारी चोटें लग जाती हैं और साथ ही उसके हाथ से उसका वो मशाल भी छूट जाता है, पर वो फिर भी नहीं डरता, बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, ये सोचते हुए कि कहीं उसके मूवमेंट से उस स्पाइडर को भनक ना लग जाए। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर उसी स्पाइडर पे पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो हैरान रह गया था, क्योंकि वो स्पाइडर उस बच्चे को बांधकर खाने वाला था। उसने अपने शिकार को बड़े आराम से तसल्ली से ट्रैप करके रखा हुआ था, ताकि मौका मिलने पर वो उसका स्वाद ले सके। पहले तो यांग छुपकर नोटिस करता है कि आखिर क्या सिचुएशन है। उसने उस छोटे बच्चे को तो ढूंढ लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे बचाए कैसे, क्योंकि फिलहाल वो सिर्फ 5th लेवल पर है, इतना पावरफुल नहीं कि वो इस बड़े से स्पाइडर से फाइट कर सके। इससे पहले कि वो कोई स्ट्रेटेजी बना पाता, ये बड़ा सा स्पाइडर उस बच्चे को निगलने वाला था। इसलिए ये पता होने के बावजूद भी कि ये स्पाइडर उसके लेवल से बहुत ज्यादा ऊपर है, वो फिर भी उस बच्चे को बचाने के लिए एक जोरदार जंप लगा देता है। जंप लगाने के बाद वो एक काफी पावरफुल किक उस स्पाइडर के बम पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो स्पाइडर जो कि अपने शिकार का मजा उठाने वाला था, वो उड़ते उड़ते काफी दूर पहुंच गया था। उस स्पाइडर के हटते ही वो बच्चा नीचे गिर जाता है। यांग उसके चेहरे से सारा जाल हटाकर चेक कर रहा था कि क्या वो होश में है या फिर उसे आने में देर हो गई, पर उसके पता करने से पहले ही वो स्पाइडर तेजी से उसके ऊपर हमला कर चुका था। एक तो वो अपने शिकार के छिन जाने पर गुस्सा था, और दूसरा ये देखकर कि यांग उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा है, वो यांग पर ही अटैक कर देता है। यांग उस बच्चे को खुद से दूर करते हुए उस स्पाइडर के अटैक्स को अपने हैंड से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। वो स्पाइडर अपनी पूरी जान का यूज करते हुए यांग पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखने के बाद यांग उसे कह रहा था कि लगता है कि तुम्हें अपनी फैमिली अपने साथ ही खत्म करनी है, तुम अपने ब्लड लाइन को इंक्रीज नहीं करना चाहते, तभी तो मुझ पर अटैक कर रहे हो। वो स्पाइडर यांग से कह रहा था कि तुम अभी मेरे नीचे हो, मैं चाहूँ तो अपने डंक से तुम्हें अभी चीर फाड़ के रख दूं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा बोलने की। ये बोलने के बाद वो अपने जहरीले दांतों से यांग को काटने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था। पहले तो यांग उसके फोर्स को कम करने के लिए अपने पाँव का यूज करने लगता है, और फिर बहुत ज्यादा चालाकी के साथ वो उसके डंक को पछाड़ते हुए उसे एक जबरदस्त पंच देकर आजाद हो चुका था। उसके नीचे से बच के निकलने के बाद वो उसे चढ़ाते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारे दांत बहुत ज्यादा छोटे हैं, इसलिए तो मुझे काट नहीं पाए। ये सुनने के बाद उस स्पाइडर का खून खौल जाता है। वो तो कह रहा था कि रुक, अभी तुझे मैं सबक सिखाता हूँ। ये बोलकर वो दूर से ही यांग पर निशाना लगाकर अपने वेब्स थ्रो कर रहा था। यांग उसे जंप करते हुए डॉज कर चुका था, लेकिन वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अब तो वो मुसीबत में पड़ने वाला है। इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ और सोच पाता, वो स्पाइडर ऊपर मौजूद एक पिलर को अपने वेब की हेल्प से नीचे खींचते हुए यांग को क्रश करने की कोशिश करने लगता है। यांग तो उस पत्थर के नीचे आने से जंप करते हुए बच जाता है, पर अब तक उसे पता लग चुका था कि इस स्पाइडर से निपटना आसान तो नहीं होने वाला, क्योंकि अब ये स्पाइडर काफी ज्यादा डेस्परेटली उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा था।
उस स्पाइडर के अटैक से बचते हुए यांग नोटिस कर लेता है कि वो बच्चा अभी तक होश में नहीं आया। इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी में स्पाइडर का पॉइजन है। अगर उसने ज्यादा टाइम वेस्ट किया इस स्पाइडर के साथ फाइट करने में तो वो इस बच्चे को बचाने में असफल हो जाएगा। इसलिए इस केव से जल्द निकलने के लिए वो आसपास की जगह को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। उस जगह को ऑब्जर्व करते हुए वो उस स्पाइडर के अटैक्स को भी डॉज करते जा रहा था। यांग उस बच्चे को बचाना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि बेशक आज मेरी जान चली जाए लेकिन मैं तुझे मार कर ही मरूंगा। ये बोलने के बाद वो अपनी गोल्डन असुरा बॉडी को एक्टिवेट करते हुए एक पावरफुल फीस्ट तैयार कर चुका था। पर इससे पहले कि वो ये अटैक करके उस स्पाइडर को हिट कर पाता, वो स्पाइडर उसके हाथ में अपने डंक को घुसा देता है। इस डंक की वजह से यांग को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, साथ ही उसके हाथ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। इतने दर्द में भी वो खुद से एक ही बात कह रहा था कि मैं इतनी आसानी से गिव अप तो बिल्कुल नहीं करने वाला। इसलिए वो अपने दूसरे हाथ से अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए उस स्पाइडर के हैंड को ही तोड़ चुका था। अपना एक हाथ गंवाने के बाद वो स्पाइडर काफी बुरी तरीके से तड़पने लगता है। इधर दूसरी तरफ यांग का ब्लड फ्लो रुक जाता है और साथ ही उसकी इंजरी भी हील हो जाती है, वो भी उसके गोल्डन असुरा बॉडी की वजह से। वो तो ये देखकर बहुत ज्यादा अमेज हो गया था कि उसके पास कितनी कमाल की बॉडी है। इधर इंजर्ड होने के बाद वो स्पाइडर पूरी तरीके से पगला चुका था और वो तेजी के साथ यांग पर आओ दिखाना ताओ अटैक करे जा रहा था। जिधर उसका मन कर रहा था वो उधर से अटैक कर रहा था। यांग उसे इस तरीके से बौखलाता देकर इस मौके का फायदा उठाने का सोचता है। वो डॉज करते हुए उसके नीचे पहुंच गया था और फिर मौका पाकर वो उसके दूसरे हाथ को भी तोड़ देता है, जिसके बाद अब वो स्पाइडर अब हमारे यांग पर अटैक नहीं कर पा रहा था। और फिर यांग इसी मौके का फायदा उठाते हुए एक एक करके उसके सारे टांग्स तोड़ देता है। वो तो कह रहा था कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी टांगे बहुत ज्यादा लंबी है, तुम मेरे हाइट के नहीं हो, चलो तुम्हें अपनी हाइट का बनाएं। वैसे तो मेरा तुम्हारे साथ खेलने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो उसके पाँव को पकड़कर उखाड़ देता है। दर्द से तो उस स्पाइडर की जान निकलती जा रही थी। खुद की जान को बचाने के लिए वो अपने वेब नेट का यूज करते हुए खुद को हवा में उठा चुका था। वो इतना ज्यादा डर चुका था, उसे पता था कि अगर वो अपनी जान बचाने के लिए हवा में नहीं गया तो जमीन पर रहने के बाद यांग उसकी सारी टांगे तोड़ देगा। अब उसके पास गिन के सिर्फ 2 ही टांग रह गई थी। यांग इस चीज से परेशान या घबराने की बजाय मुस्कुराने लगता है, क्योंकि यही तो उसका प्लान था। क्योंकि इसके बाद तो वो उस मशाल को उठाता है जो कि बुझ गया था और फिर पत्थर का यूज करते हुए वो उसमें दोबारा आग जला चुका था। आग के जलते ही वो वहाँ पर मौजूद सारे स्पाइडर वेब को जलाना शुरू कर देता है। ये आग धीरे धीरे उस स्पाइडर तक पहुँच जाती है और वो इस आग की वजह से पूरी तरीके से जलने लगता है। काफी देर तक जलने के बाद फाइनली उसका अंत हो गया था और उसे निपटाने के बाद यांग रिलैक्स हो चुका था। उस स्पाइडर को मारने के बाद वो कहता है कि चलो फाइनली अब जब इसे निपटा दिया है तो उस बच्चे को भी देख लेते हैं। उसे चेक करते ही यांग समझ गया था कि पॉइजन का असर ज्यादा नहीं हुआ, इसका मतलब वो अभी भी इस बच्चे को बचा सकता है। बस उसे फटाफट इस बच्चे को इस केव से बाहर लेकर जाना होगा। यांग ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि तभी अचानक से कोई उसे अपने नेट से ट्रैप कर चुका था और ये स्पाइडर मॉन्स्टर का काम था। अपने सामने एक और जिंदा स्पाइडर मॉन्स्टर को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, पर उसे ये समझते देर नहीं लगती कि ये तो उस स्पाइडर की फीमेल पार्टनर है जो कि अपने पार्टनर के मरने के बाद यांग से बदला लेने आई है। यांग को अपने वेब में अच्छी तरीके से ट्रैप करने के बाद वो उसे तेजी से अपनी तरफ खींचना शुरू कर देती है। खुद को रोकने के लिए यांग वहाँ पर मौजूद बड़े से पत्थर का यूज कर रहा था, लेकिन इस स्पाइडर के आगे उसकी ये चाल काम नहीं करती, बल्कि वो तो उसे काफी तेजी से अपने पास खींचते हुए अपना एक डंक उसकी छाती में घुसा देती है। यांग को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी उस स्पाइडर वेब की वजह से ट्रैप हो चुकी थी। पर ऐसी टेंस सिचुएशन में भी वो अपना दिमाग यूज करते हुए वहाँ पर मौजूद उस स्पाइडर का डंक यूज करके अपने नेट को खोल लेता है और फिर बड़े ही तेजी के साथ उसी डंक का यूज करते हुए उस स्पाइडर की आंख फोड़ देता है। इस चीज से वो स्पाइडर तो डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मौका पाकर यांग उसके ऊपर चढ़ चुका था। अब तक उसकी गोल्डन असुरा बॉडी की वजह से उसकी वो इंजरी भी हील हो जाती है, जिससे यांग समझ जाता है कि उसे किसी भी तरीके की चोट क्यों ना लगे, उसकी बॉडी इससे जल्दी हील हो जाएगी और इसका मतलब ये है कि अब वो इमॉर्टल बन चुका है। ये सोचकर ही उसका जोश दुगना हो जाता है और फिर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए तेजी से उस स्पाइडर को पंचेस मारने शुरू कर देता है। अब तक यांग इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि वो तो पंचेस मार के उस स्पाइडर को जान से ही मार चुका था। बेचारा स्पाइडर पंचेस खाते खाते ही अपना दम तोड़ देता है। उसे मारने के बाद यांग काफी स्वैग में जंप करते हुए कह रहा था कि इस जैसे इविल मॉन्स्टर्स को तो मर जाना ही अच्छा है। फिलहाल अभी वो उस बच्चे को उस वेबनेट से रिलीज नहीं करता, बल्कि वो उसी के साथ उसे उठाते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। केव के बाहर उस लड़के के फादर को दिखाते हैं जो अब तक खुद को उस वेब से रिलीज कर चुके थे। उन्हें जैसे ही आहट होती है कि कोई बाहर आ रहा है तो वो अपने वेपन के साथ रेडी हो जाते हैं, पर यांग उन्हें हाथ से इशारा करते हुए कह रहा था कि कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि ये तो वो यहाँ पर आ गया है। अपने बेटे को देखने के बाद वो विलेजर काफी ज्यादा खुश हो गया था, पर फिर अपने बेटे को कोमा में देखने के बाद वो विलेजर बहुत ज्यादा अपसेट हो चुका था। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। उसे इस तरीके से डरता देखकर यांग कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैंने वापस आते हुए वहाँ पर कुछ जड़ी बूटियां देखी हैं जो कि उस स्पाइडर के जहर को बाहर निकालने में मदद करेगा। आप मुझे बस थोड़ी देर दीजिए, मैं अभी वो जड़ी बूटियां लेकर आया। ये बोलने के बाद वो अपना वो बकेट उठाता है और तेजी से केव के अंदर दौड़ जाता है, जहाँ एंट्रेंस पर ही उसे वो सारी की सारी जड़ी बूटियां मिल जाती हैं, जिन्हें पिक करने के बाद वो वापस आकर उन्हें अपने दांतों से
उसे चबाकर पेस्ट में कन्वर्ट करके उस छोटे बच्चे की बॉडी पर लगा देता है। अब तक यांग को वो बुक पढ़ने की वजह से काफी सारी जड़ी बूटियों के बारे में पता लग चुका था। वो उस विलेजर से कहता है कि इस जड़ी बूटी को असर करने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए आप अपने बेटे को 2-4 घंटे आराम करने दीजिए। इस हर्ब्स की वजह से उसकी बॉडी धीरे धीरे वो सारा टॉक्सिन अपने आप बॉडी से बाहर निकाल देगी। अपने बेटे की जान अपनी जान पर खेलकर बचाने की वजह से वो विलेजर यांग को बहुत ज्यादा धन्यवाद कर रहा था। वो उसके आगे झुकते हुए कहता है कि प्लीज मेरी इस ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कीजिए, मैं आपकी काइंडनेस को चुका नहीं सकता। उस विलेजर को इतना ज्यादा ग्रीट करता हुआ देखकर यांग उसे समझाकर कहता है कि मैंने इतना भी कोई महान काम नहीं किया, ये जड़ी बूटियां तो जंगल में ही पाई जाती है, मैंने तो बस उसे देने में हेल्प की है, और इसके अलावा आपको एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए क्योंकि मैंने बस बेसिक सी ट्रीटमेंट की है। वो विलेजर इस चीज के लिए रेडी हो गया था। तभी वो अचानक से यांग पर कुछ नोटिस करता है। वो कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े उतार कर मुझे दे दीजिए। बेचारा यांग ये सुनने के बाद अपनी इज्जत कवर करते हुए कह रहा था कि आपको इस तरीके से मेरा एहसान चुकाने की कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। पर वो विलेजर कहता है कि तुम्हारी ये शर्ट फट गई है, मुझे सिलना आता है, मैं इसे सिलकर तुम्हें वापस कर दूंगा। तब जाके कहीं भाई साहब को राहत की सांस आती है। थोड़ी देर बाद हमें उस विलेजर को शर्ट को सिलते हुए दिखाते हैं। वो बताता है कि मैंने अपने बेटे को अकेले बड़ा किया, इसलिए मुझे वो सारे घर के काम आते हैं जो एक औरत करती है। वैसे आपने जितना बड़ा एहसान मुझ पे किया है ये उसके आगे कुछ भी नहीं। यांग उनसे कहता है कि आपने भी मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है क्योंकि उस केव के अंदर उसे वो 3 लीफ फ्लावर भी मिल गया था। वो कहता है कि अगर मैं आपकी जान बचाने के लिए यहाँ नहीं आता तो पता नहीं मुझे ये जड़ी बूटी ढूंढने के लिए जंगल के किस किस कोने में घूमना पड़ रहा होता। अब अपने कपड़े ठीक हो जाने के बाद वो उसे फटाफट पहनते हुए अपने सेट की तरफ चला जाता है, जहाँ वापस जाते हुए उसे अपने कपड़े बड़े अच्छे लग रहे थे। अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हुए यांग नोटिस करता है कि काफी ज्यादा स्टूडेंट की झुंड उसके घर के आगे मौजूद है। वो तो क्यूरियस हो गया था कि आखिर ये बच्चे यहाँ क्या करने के लिए जमा हुए हैं। तभी हमें उसके घर के आगे एक स्टूडेंट को दिखाते हैं जो कि मशाल लेकर खड़ा था। सब लोग यही सोचकर कंफ्यूज हो रहे थे कि आखिर ये कौन बेवकूफ है जो दिन के उजाले में मशाल लेकर खड़ा है। यांग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ते हुए चेक करने लगता है कि आखिर ये कौन है, और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट हो जाता है खत्म। उसे तो समझ नहीं आता कि आखिर ये दिन की रोशनी में मशाल का क्या करेंगे, पर हमें इस चीज का जवाब इस पार्ट की स्टार्टिंग में मिल जाता है। जब कहानी जाती है थोड़ी सी पीछे, जब इस चीज की शुरुआत हुई थी, हम देखते हैं यांग काई की मौजूदगी में वो सीनियर जिसे यांग ने 2 बार सबक सिखाया था, वो अपने कुछ गुंडों के साथ उसके घर के बाहर आ पहुंचता है। जनाब के नखरे तो 7वें आसमान पे थे। वहाँ पहुंचने के बाद वो कह रहा था कि कितनी गंदी बदबू आ रही है, वो डिस्गस्टिंग पर्सन कितनी गंदी जगह पर रहता है। तभी उसका साथी उसे इन्फॉर्मेशन देते हुए कह रहा था कि सीनियर, असल में यांग काई नाम का ये स्टूडेंट ट्रायल डिसाइपल है, इसलिए उसे सेट से बाहर रहना पड़ता है, और इसके अलावा अपना खाना, कपड़ा, मकान, यहाँ तक कि कल्टीवेशन के लिए हर्ब्स भी उसे खुद ही जुगाड़ करने पड़ते हैं। सेक्ट की तरफ से उसे कुछ भी नहीं मिलता। सेक्ट से बाहर निकाले जाने के बाद उसने अपना मकान यहाँ पे खुद बनाया है, इसीलिए इतनी गंदी बदबू आ रही होगी। ये सुनकर वो सीनियर कह रहा था कि इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि बेचारे की हालत तो पहले से ही बहुत खराब है। उस पर उसका साथी उसे और भी ज्यादा अपडेट देते हुए कहता है कि आपको पता है सीनियर, हर 5 दिन में कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट उसे पीट कर अपने पॉइंट्स इंक्रीज कर लेता है। अभी कुछ दिनों पहले ही उसकी फाइट जाओ नाम के एक डिसाइपल से हुई थी। शायद अभी तक वो उसकी इंजरी से हिल नहीं कर पाया, इसलिए अपने कमरे में बैठकर आराम कर रहा होगा। ये सुनकर तो वो घमंडी इंसान कह रहा था कि चलो मेरे दिल को थोड़ा तो सुकून मिला ये सब सुनकर, लेकिन अभी भी मैं इसे माफ नहीं करने वाला। इसने मेरे साथ जो किया है उसके लिए तो इसे लिंग शाओ पवेलियन से बाहर निकालना पड़ेगा। वैसे भी सेक्ट को इसकी कोई परवाह नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो आगे बढ़ते हुए जोर जोर से यांग काई को आवाज देने लगा था। वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि बाहर आओ वरना मैं तुम्हारे घर के साथ तुम्हें भी क्रश करके रख दूंगा। पर यांग तो अंदर था ही नहीं, रिस्पॉन्स कैसे करता। उस पर तो इस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई जो ये मुझे इग्नोर कर रहा है। वो अपने धमकी के मीटर को हाई करते हुए कह रहा था कि तूने मेरी बातें नहीं सुनी क्या, लगता है तेरे कानों में मेरी आवाज नहीं आ रही है, जल्दी बाहर आ वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर अभी उसे कोई रिस्पॉन्स सुनने को नहीं मिलता, तो वो बड़े एटीट्यूड में अपने साथी को कह रहा था कि अंदर जाकर चेक करके आओ। वो भी बड़े चौड़ चौड़ में आगे बढ़ते हुए रूम चेक करने लगता है, लेकिन दरवाजा उसके मुंह पर आकर लगा था। ये देखकर सीनियर सुमो भी लाए कि दरवाजे को एटीट्यूड नहीं दिखाना। अंदर से चेक करने के बाद वो बंदा बताता है कि बॉस अंदर तो कोई भी नहीं है, हाँ बस थोड़ी सी धूल पड़ी हुई है। ये सुनने के बाद तो सीनियर चिढ़ते हुए कह रहा था कि मैं धूल का क्या करूंगा। वही बच्चे आपस में गॉसिप करते हुए कहते हैं कि लगता है उसे पहले ही पता लग गया कि सीनियर सुमो उसे सबक सिखाने वाले हैं, इसलिए तो मैंने उसे 3 दिनों से नहीं देखा। लगता है वो डर के मारे सेक्ट छोड़कर भाग गया। वैसे भी उसने हमारे सीनियर सुमो से पंगा लिया है, इतनी आसानी से थोड़ी ना छूटने वाला था। आखिर उसकी हिम्मत हुई कैसे हमारे इतने फेमस सीनियर सुमो की इंसल्ट करने की। उसे पता नहीं कि वो ग्रैंडसन है 3rd एल्डर के। वैसे तो वो बच्चे अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे सुमो को सर पे चढ़ाने की, लेकिन ये सब सुनने के बाद तो उसे इंसल्टिंग फील होने लगता है। वो उन्हें डांट कर चुप कराते हुए कह रहा था कि अपनी बकवास बंद करो। अब अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे कुछ सोचता नहीं है, तो वो चिल्लाकर कहता है कि जल्दी से एक मशाल का इंतजाम करो, मैं इसके घर को आग लगा दूंगा। ये सुनकर तो बाकी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि सीनियर अगर आप यहाँ पर आग लगाएंगे तो फिर अगर सेक्ट से कोई एल्डर आया तो हम क्या कहेंगे। इस पर तो उस घमंडी इंसान का कहना था कि डोंट वरी, वैसे भी ये चीजें सेक्ट के अंदर नहीं आती और ये घर भी सूखी लकड़ियों से बना है। अगर आग लग गई है तो हम बता देंगे कि हमने थोड़ी ना लगाई है, क्या पता वो खुद ही अपने घर में जलती मशाल छोड़ गया हो। हादसे तो किसी के साथ भी हो सकते हैं ना। अब उसकी ये बात सुनने के बाद बाकी सभी स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आ जाता है, इसलिए वो फटाफट से मशाल लाकर उसके हाथ में रख देते हैं और वो यांग काई से बदला लेने के बारे में सोच सोच कर ही काफी ज्यादा खुश हो रहा था। यही वो सीन है जब यांग काई ने इस बच्चे को मशाल लेकर दिन में उसके घर के आगे खड़ा देखा था। यहाँ ये सीनियर सुमो
कहता है कि यांकाई मुझे बिल्कुल ब्लेम मत करना, मैं तुम्हारा घर चलाने वाला हूँ। कि तभी अचानक से कोई उसके कंधे पर हाथ रख के पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। यांकाई बिना उस बंदे की तरफ देखकर जवाब देता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इसके घर को आग लगाने जा रहा हूँ। ये बोलने के बाद वो जैसे ही राइट टर्न करता है ना, अपने पास खड़े हुए यांग को देखने के बाद वो इतनी जोर से चौंक गया था जैसे कि उसने रात में भूत देख लिया हो। यांग भी लाइक किसे ढूंढ रहे थे। वो कहता है कि तुझे कहा था तू। वो तो बड़े ही इनोसेंट तरीके से जवाब देते हुए कह रहा था कि सामान लेने गया था, क्या तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेने आए हो। सामने से इस घमंडी इंसान का कहना था, तो क्या तुझे क्या लगा हम तेरा हालचाल पूछने यहाँ पर आए हैं, वो भी ये मशाल लेकर। सबसे पहले तो यांग उसके हाथ से वो मशाल छीनकर बुझाते हुए कहता है, भाई साहब अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम मेरे घर को क्यों जला रहे हो, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझसे बदला लो बस। फिर क्या था, ये बंदा फटाफट से बॉक्सिंग स्टाइल में रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए कि ठीक है तुझसे बदला ले लेते हैं। यांग उसको रोकते हुए कह रहा था कि एक मिनट, मैं अपना कुछ सामान रखना भूल गया हूँ, पहले वो रख के आता हूँ। ये बोलने के बाद वो सीनियर को कुछ बोलने का मौका नहीं देता, सीधा अंदर जाकर सामान रख लेता है। यहाँ उस सीनियर सूमो के चमचे कह रहे थे कि बॉस ये तो खुलेआम आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको इंतजार करा के खुद सामान रखने चला गया। यांग के वापस आने के बाद तक तो सूमो अपना डायलॉग ही भूल गया था जो उसे डराने के लिए बोलने वाला था। उसका चमचा उसे याद दिलाता है तो वो बड़े चौड़ में कह रहा था कि ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चांस नहीं दिया था। यांग क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि मुझे ये बताओ कि थर्ड एल्डर के ग्रैंडसन होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से तुम मेरा घर चलाने आए हो। मुझे अभी तक तुमने रीजन तो बताया ही नहीं, फाइट कैसे करेंगे। सोमो कहता है कि तुमने मुझसे मेरे प्यार को छीना, तुम्हें पता है मैं उसकी फैमिली को इम्प्रेस करने गया था, वो लड़की मुझसे कितना प्यार करती है, तुमने दो प्यार करने वालों को अलग किया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। यांग थोड़ा सा सोचते हुए कह रहा था कि वो लड़की तुमसे प्यार करती है, ऐसा तुम्हें कैसे लगा। सोमो तो बहुत ज्यादा हड़बड़ाते हुए कह रहा था क्योंकि मैं जब भी उसकी दुकान पे जाता हूँ वो मुझे प्यार से भैया बुलाती है। यांग तो उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि ब्रदर शायद आपने उस लड़की को गलत समझ लिया, वो हर किसी को भैया ही कहती है। पहले तो सोमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन फिर वो बड़े ध्यान से यांग की बात सुनने लगता है जो कि कहता है, जरा ध्यान से सोचो, एक लड़के के लिए तुम एक छोटे मोटे डिसाइपल के घर चलाने को आए हो, अगर बाकी सारे एल्डर्स को पता लगा और सेक्ट में ये बात फैली तो सोचो तुम्हारे ग्रैंडफादर की कितनी बेइज्जती होगी, आखिर तुम्हारी भी तो कोई रेपुटेशन है ना। ये सुनने के बाद तो सोमो भी सोच में पड़ गया था। तभी उसका चमचा आकर समझाता है कि सीनियर इस लड़के की बातों में मत आना, ये अपनी तेज जबान से हर किसी को बेवकूफ बना देता है, बस इतना याद रखो कि आप गुस्से में हो और आप बदला लेने आए हो। ये सुनने के बाद तो सोमो का जोश फिर से जाग गया था। वो कहता है कि यांकाई अपनी बकवास बंद करो, मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो वरना तो मैं तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दूंगा कि तुम दोबारा जन्म लेने के बारे में सोचोगे भी नहीं। उसकी धमकी सुनने के बाद यांग कह रहा था कि क्या आप मुझसे फाइट करने वाले हैं। वो तो हंसते हुए कह रहा था कि अपना लेवल देखा है, तू मेरे लायक है फाइट करने के, मैं 9th लेवल पर हूँ बॉडी टेम्पलरिंग रियाल्म के। सेक्ट रूल के हिसाब से आप सिर्फ अपने ओपोनेंट से 3 लेवल ऊपर या 3 लेवल नीचे होने चाहिए, उससे ज्यादा हुए तो फाइट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और दोनों को सजा मिलेगी। ये रूल याद आते ही यांग कहता है, तो फिर कौन लड़ेगा मुझसे। सीनियर सूमो तो उसे ऐसे प्रेजेंट करे थे जैसे कि वो कोई खिलौना हो कि ये रहा तुम्हारे सामने 3rd लेवल का यांकाई, जिसको भी इसके साथ फाइट करनी है वो सामने आ जाए। बस फिर क्या, जो इतने दिनों से यांग के साथ फाइट करने के लिए मरा जा रहा था वो सामने आ जाता है। इस सीनियर का नाम जांग हू है जो यांग के सामने आते हुए उसे धमकी देकर कहता है कि याद रख आज तुझे कौन पीटने वाला है, मेरा नाम जांग हू है, समझ आया। एक पल को तो यांग के पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है कि हाँ नोट कर लिया। जैसे ही वो दोनों आमने सामने आते हैं, यहाँ सीनियर सूमो को तो लग रहा था कि आज जांग इसकी चटनी बना देगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ वो सीनियर भी वहाँ आ गई थी जो इन दोनों की फाइट को नोट कर लेती है। उसके हिसाब से अभी भी हमारा यांग 3rd लेवल पर है। इधर फाइट करने से पहले वो सीनियर जांग कह रहा था कि मैं तुझसे सीनियर हूँ, इसलिए जूनियर होने के नाते मैं तुझे स्टार्टिंग के 3 मूव्स देता हूँ, अगर तू जीत सकता है तो जीत ले। यांग भी लाई एक बार फिर सोच लीजिए भैया। वो तो जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था कि 3 मूव्स में तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, वैसे भी तू एक जूनियर है तो तेरे लिए 3 मूव्स तो चलते हैं। बस फिर क्या था, यांग भी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हुए एक जबरदस्त पंच थ्रो कर देता है। जांग को तो लग रहा था कि उसे कुछ नहीं होगा लेकिन एक ही पंच में उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। दूसरे पंच में तो वो हवा में लटक जाता है। किसी को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। तीसरा हिट पड़ते ही तो बेचारा जमीन पर गिर गया था और देखकर ऐसा लगने लगता है जैसे कि उसकी आत्मा ने उसकी बॉडी ही छोड़ दी। बेचारा सोमो जो ये सोच रहा था कि ये उसकी चटनी बना देगा, यांग ने तो इसका भरता बना दिया। दूसरी तरफ हमें एक और रिएक्शन देखने को मिलता है। बेचारी वो सीनियर यांग की ये फाइट देखने के बाद पेड़ से नीचे ही गिर गई थी। इतनी जोर से झटका खाने के बाद वो कहती है कि सारी गलती उस यांग की है, उसने मुझे इतना चौंका दिया। पर फिर वो उसकी तरफ देखते हुए कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ दिनों पहले तो इसकी पावर बहुत कम थी, अचानक से कैसे बढ़ गई। इसका एटीट्यूड और मूव्स देख के तो लगता है जैसे कि ये 5th लेवल पर पहुंच गया हो, लेकिन इतनी जल्दी। यांग को भी अपनी पावर थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी महसूस हो रही थी। तभी वो नोटिस करता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उस तरफ देखने पर उसे कोई नहीं मिलता। यांग इधर अपने ही ख्यालों में गुम हो गया था कि इसे प्रैक्टिस करके और भी स्ट्रॉन्ग होना होगा, इतनी स्ट्रेंथ काफी नहीं है यहाँ के डिसाइपल से फाइट करने के लिए। तभी दूर से उस सीनियर को कुछ मिलता नहीं है तो वो यांग से कह रहा था कि तुमने चीटिंग की, तुमने इसे 3 से ज्यादा मुक्के मारे हैं, इसी वजह से ये गिर गया। बेचारा यांग अब इस बात पर क्या कहता। तभी सोमो का चमचा कहता है कि बॉस मुझे तो लगता है कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, ये 3rd लेवल से ऊपर उठ गया होगा और अभी हमें किसी ने बताया नहीं, शायद इसी वजह से बेचारा जांग हो बलि का बकरा बन गया। सोमो को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सिर्फ एक ही फाइट होनी थी जो कि हो गई। इसलिए वो
यांग को धमकी देते हुए वहाँ से जाते हुए कह रहा था कि नेक्स्ट टाइम तुझे मैं देख लूंगा। यांग तो बड़े मजे से अपने रूम के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें सीनियर सिस्टर को दिखाते हैं जो कि बड़े ही धीरे धीरे यांग के रूम में ताका झाकी करने की कोशिश कर रही थी। काफी देर तक उसके रूम को देखने के बाद जब उसे यांग नजर नहीं आता तो वो उसे ढूंढने के लिए बैक साइड पहुंच जाती है जहाँ से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे तो लगा कि शायद यांग मुसीबत में होगा, लेकिन जाकर देखती है कि वो तो बड़े मजे से नहा रहा है। उसकी ये हॉट हॉट बॉडी देखने के बाद तो वो शर्म से लाल पीली हो चुकी थी। पेड़ के पीछे छुपते हुए कहती है कि बेशरम, दिन दहाड़े कौन नहाता है ऐसे कपड़े उतार के। लेकिन फिर ठरकियों की तरह उसे आंखें सेक सेक के ताड़ भी रही थी। इधर यांग जो अपनी बॉडी में मौजूद स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा खुश था, वो तो वहाँ पानी में मछली पकड़ने गया था, जिसे देखकर तो ये फिर से लाल पीली हो जाती है और जल्दबाजी में वहाँ पर मौजूद एक लकड़ी को भी तोड़ चुकी थी, जिसके शोर से यांग को भी पता लग जाता है कि कोई तो मौजूद है पेड़ के पीछे। पर जाकर देखने पर उसे कोई नजर नहीं आता और उसे ये बहुत अजीब लग रहा था। नहाने के बाद अपने कपड़े पहनते हुए यांग को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो ये हर्ब्स ले जाकर मिस्टर मैंग को सेल करे। ये ख्याल आते ही तो वो बहुत ज्यादा खुश होकर मिस्टर मैंग के पास पहुंच गया था, जो कि एज यूजुअल सो रहे थे। यांग तो जाते ही अपनी पोटली फेंक कर उन्हें डरा देता है। बेचारे की जान निकलने ही वाली थी। वो तो यांग को डांटते हुए कह रहा था कि क्या कर रहे हो, अभी मैं कितना डर गया था पता है। तभी उन्हें यांग का रवैया थोड़ा सा बदला बदला नजर आ रहा था, पर वो इस बात का जवाब नहीं देता। वो कहता है कि जल्दी से चेक कीजिए, देखिए मैंने कितने सारे हर्ब्स कलेक्ट किए हैं। इन हर्ब्स को कलेक्ट करने की वजह से तो मेरी जान रिस्क में आ गई थी। उन हर्ब्स को देखते हुए मिस्टर मैंग कहते हैं कि वैसे तो ये बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के हर्ब्स हैं, अगर मैं 4 लोग भी भेजता तो भी वो इतनी जल्दी इतने सारे नहीं कलेक्ट कर पाते। पर वो ये बातें अपने मन में बोल रहे थे, ना कि यांग को सुनाकर। यांग से तो वो कहते हैं कि कितने कम लेवल की जड़ी बूटियां लेकर आए हो, वो भी इतने कम। इतनी लो क्वालिटी के हर्ब्स लाने पर तो मैं तुम्हें 2 के बदले 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दूंगा। सारे हर्ब्स को गिनने के बाद हमारे यांग के टोटल 16 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनते हैं। मिस्टर मैंग यांग से कह रहे थे कि देखो, मैं कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तुम्हें हाथों में तो नहीं दे सकता, इसलिए जो भी हर्ब्स खरीदना है वो मुझे बता देना, मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी अचानक से मिस्टर मैंग नोटिस करते हैं कि यांग अपने चारों तरफ देख रहा है जैसे कि वो कोई खुफिया चीज निकालने वाला हो, और फिर वो अपने पास से उसी केव से लाया हुआ मशरूम निकाल कर दिखाता है कि देखिए मुझे कितनी रेयर जड़ी बूटी मिली। इस हर्ब्स को देखने के बाद तो मिस्टर मैंग के होश उड़ जाते हैं। उन्होंने आज से पहले इतनी हाई ग्रेड की मेडिसिन देखी ही नहीं थी। वो तो यांग से पूछ रहे थे कि कहाँ से लाए इसे। वो तो बहुत खुश होकर बताता है कि केव से, पता है उसके अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर भी था, मैंने मारा उसे जान से, इसलिए जल्दी से बताओ कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन पॉइंट पड़ेगा। मिस्टर मैंग ये देखकर मौके का फायदा उठाते हुए कह रहे थे कि तुम ये हर्ब्स लेकर आए हो, ये बहुत लो क्वालिटी की है। ऑल्दो उन्हें अंदर से पता था कि ये बहुत हाई ग्रेड का हर्ब्स है जो बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, लेकिन उन्हें यांग को ज्यादा पैसा देना नहीं है ना, इसलिए वो कहते हैं कि इसके बस 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बनेंगे। यांग तो कह रहा था कि मिस्टर मैंग पक्का आपने ध्यान से मेडिसिन की बुक अच्छे से पढ़ी थी ना। वो तो कह रहे थे कि हाँ, मैंने अपनी सारी जिंदगी भर लड़कियों को बहुत अच्छे से पढ़ा है, किताबों को बहुत अच्छे से पढ़ा है। यहाँ अभी जो हर्ब्स हमारे यांग ने सेल की थी वो उसी में से 10-10 हर्ब्स मांग रहा था। मिस्टर मैंग तो कह रहे थे कि ऐसे तो तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट और ऐड करने होंगे। यांग कहता है कि अभी तो आपने मुझे 2 हर्ब्स के बदले कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिया, फिर आपको ज्यादा क्यों लेना है। मिस्टर मैंग भी लाइक सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस दोनों डिफरेंट होते हैं ना। यांग को तो अब इस भेदभाव पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मिस्टर मैंग तो यांग का गुस्सा देखने के बाद कहते हैं कि तुम अपने मास्टर पे शक कर रहे हो, ये सेट के प्राइस हैं, मैंने कुछ नहीं किया। यांग भी लाइक शक्ल से तो देखकर मास्टर लगते नहीं, और वैसे भी ये प्राइस आपने खुद से बढ़ाए, मुझे पता है। मिस्टर मैंग तो यांग के ऊपर चढ़ते हुए कह रहे थे कि तुम्हें पता है इस सेट में पूरे 30,000 डिसाइबल हैं, तो प्राइस ऐसे रखे गए हैं ताकि सब खरीद पाए। तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने हिसाब से प्राइस आगे पीछे कर देता हूँ? इस सेट को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और पैसे यहीं से आते हैं, इसलिए इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं होगी। बेचारे यांग को ना चाहते हुए भी वो मेडिसिन लेकर वहाँ से जाना पड़ता है। जाते वो सीनियर उससे टकराने वाली थी। यहाँ यांग मिस्टर मैंग को ऑफेंड करके गया था। वो कहता है कि अपने रूम की सफाई आप खुद कर लेना, मैं नहीं करूंगा। वो तो उसके पीछे दौड़ रहे थे। सीनियर जो कि यांग को देखकर उनकी हार्ट बीट तेज हो चुकी थी, वो बस उसे देखे ही जा रही थी। मिस्टर मैंग उसे होश में लेकर आते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि इन सीनियर ने ब्रेक थ्रू कर लिया है, जो कि अब मिस्टर मैंग से अपनी बॉडी को हील करने के लिए काफी सारी मेडिसिन लेने वाली हैं। इधर दूसरी तरफ यांग को दिखाते हैं जो सारे हर्ब्स लाने के बाद जैसा बुक में लिखा था वैसे ही प्रोसेस को फॉलो करते हुए उस हर्ब्स की क्वालिटी को एब्जॉर्व कर रहा था। उसे उस हर्ब्स की स्मेल बहुत अच्छी लग रही थी कि तभी अचानक से उसकी बॉडी में वो पॉइजन फैलने लगता है। थोड़े से ही कदम को चलने के बाद उसकी बॉडी जमीन पर गिर चुकी थी क्योंकि उसने अपना बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यूज कर लिया था। ये महसूस होते ही कि उसकी बॉडी में शायद पॉइजन चला गया है, यांग घबरा जाता है, लेकिन तभी धीरे धीरे उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी वो अपने पास मौजूद उसी बुक को ओपन करके देखता है। उस बुक में लिखा हुआ था कि उसे धीरे धीरे इस हर्ब्स की पावर को एब्जॉर्व करते हुए कल्टीवेशन करना होगा। तो वो धीरे धीरे ऐसा ही करता है। ऐसा करने की वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर तेजी से इंक्रीज होती जा रही थी और देखते ही देखते वो फाइनली ब्रेक थ्रू कर लेता है। पॉइजन की वजह से उसे पेन तो बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन इसे फील करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ भी तेजी से इंप्रूव हो रही थी। यांग के ब्रेक थ्रू के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के बाद जब हमारा यांग उस फर्नेस को चेक करता है तो वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था। जड़ी बूटियों की सारी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहता है कि ये तो कितनी जल्दी खत्म हो गया, लगता है मेरे 8 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कम पड़ गए। वो तो अपनी
कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की वजह से परेशान था। यहाँ हमें दूसरी तरफ सीनियर सुमो को दिखाते हैं जो कि अपने ख्यालों में उसी शॉपकीपर की बेटी को किस कर रहे थे, पर रियलिटी तो कुछ और थी। वो अपने उस चमचे को पकड़कर उसके होठों को चूमने की कोशिश कर रहा था। बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए जद्दोजहद पे लगा हुआ था। वो चिल्लाकर सीनियर को जगाते हुए कहता है कि ब्रदर क्या कर रहे हैं आप। सुमो के नींद से उठने के बाद जब वो अपने सामने अपने चमचे को देखता है तो दोनों को ही सोचकर उल्टी आने लगती है कि अगर यूतियान ने उसे चिल्लाकर नहीं जगाया होता तो दोनों की ऑलमोस्ट किस हो ही जाती। यहाँ सुमो चिल्लाकर उन सभी से कहता है कि तुम लोग आधी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वो सभी तो बहुत ज्यादा इनोसेंटली जवाब देते हैं कि बॉस आपने ही तो बुलाया था प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए। थोड़ा सोचने के बाद जनाब को याद आता है कि अरे हाँ, उसने ही तो अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए प्लान बनाने के लिए यहाँ पे बुलाया था। वो उन सभी से कहता है कि अब जल्दी बताओ कि उस यांग का क्या करना है। उनमें से एक बच्चा आगे आते हुए कह रहा था कि बॉस अब फिक्र मत कीजिए, 4 दिन बाद मैं उसे चैलेंज करके अच्छा मजा चुकाऊंगा। उसकी हड्डी पसली तोड़ने के बाद मैं उसे आपके सामने झुकाऊंगा। ये आइडिया सुनने के बाद तो सुमो को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उस लड़के से कहता है कि तुझे क्या लगा मैं उस बेवकूफ से लड़के के इंतजार में 4 दिन वेट करूंगा। मुझे ऐसा कोई आइडिया बताओ जो कि मैं कल के कल ही अप्लाई कर पाऊँ, और जब तक तुम में से कोई मुझे एक अच्छा सा आइडिया नहीं देता तब तक तुम में से कोई भी अब सोने नहीं जाएगा। ये धमकी सुनने के बाद तो सभी के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। तभी यूदिन आगे आते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मेरे पास एक कमाल का प्लान है, और फिर वो उसके कान में उस प्लान को डिस्कस कर देता है। सोमो की एविल स्माइल देखने के बाद हमें पता लग जाता है कि उसे ये प्लान सच में बहुत जबरदस्त लगा है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा यांग सफाई कर रहा था। कोर्टयार्ड की सफाई करते हुए वो खुद से कहता है कि कल की प्रैक्टिस की वजह से मेरी पावर बहुत तेजी से बूस्ट हो गई है, इसलिए आज भी जल्दी जल्दी काम निपटाने के बाद मैं फटाफट से प्रैक्टिस करने लग जाऊंगा। वो अपने काम में खोया हुआ था। तभी यूतेन उसके सामने आते हुए कह रहा था कि ब्रदर। यांग उसे वहाँ देखने के बाद चौंक गया था। वो उसे कहता है कि क्या काम है जल्दी बताओ। यूतेन तो उसे मस्का मारते हुए कह रहा था कि ब्रदर यांग आपने तो सुमो सीनियर को क्या मजा चखाया, आप तो सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। अपनी तारीफ सुनने के बाद यहाँ पर यांग सोच रहा था कि ये तो सुमो का वफादार है ना, तो फिर ये मेरी तारीफ क्यों कर रहा है। अचानक से इसका हृदय परिवर्तन हो गया है क्या। वो तो सीधा सीधा उससे पूछ लेता है कि तुम मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें भी सुमो पसंद नहीं। वो तो कह रहा था कि हाँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे, इसलिए मैं भी उनसे बदला लेना चाहता था, लेकिन तुमने तो उनके चमचे को मारकर मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। यांग को समझ नहीं आता कि ये रातों रात उसकी तारीफ क्यों कर रहा है। वो उससे और ज्यादा बातें उगलवाने के लिए कह रहा था कि क्या तुम्हें भी सुमो बहुत ज्यादा घटिया किस्म का लड़का लगता है, एक नंबर का फैकू, अड़ियल, घमंडी और चमचों के साथ घूमने वाला। यांग ने तो यहाँ पर यूतिन को ही फंसा दिया था, जिसे सुनने के बाद दूर से हमारे सुमो को अपनी बुराई बहुत ज्यादा चुभती है। उसका तो दिल करा था कि वो जाकर यांग का मुंह तोड़ दे, पर उसके साथी उसे रोकते हुए कह रहे थे कि अरे ब्रदर क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा, नहीं तो हमारा प्लान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतनी मुश्किल से बनाया हुआ प्लान वो खराब थोड़ी ना कर सकता था, इसलिए खून का घूंट पीकर रह जाता है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी यूतिन को अपने इकलौते बॉस की बुराई करनी पड़ती है कि हाँ, मुझे भी वो बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं, और क्यों ना लगे भाई, सीनियर होने के बावजूद भी लड़की छेड़ते हैं, अलग अलग लड़की पे उनका दिल आ जाता है, जूनियर्स को बुली करते हैं और अपने साथ इतनी बड़ी गैंग लेकर चलते हैं। तुम्हें पता है उस गैंग में होने के बावजूद भी मेरी कोई इज्जत नहीं है, वो मुझे कुछ भी नहीं समझते। अपनी इतनी लंबी चौड़ी तारीफ अपने वफादार चमचे के मुंह से सुनकर तो सुमो का दिल फटा जा रहा था, पर फिर से अपने गुस्से को शांत करते हुए वो ये सोचता है कि बस एक बार मेरा प्लान कामयाब हो जाए, फिर यांग तुझे तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा ना कि तू महीने भर बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। सुमो का चमचा अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था यांग को फंसाने की, पर यांग उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए कह रहा था कि चलो साथ में जाके बदला लेते हैं। इससे तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो तो कह रहा था कि कैसी बात कर रहे हो यांग ब्रदर, तुम जानते हो मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि उनसे जाके फाइट कर पाऊँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ ना। तुम्हारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा कमाल की है, तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो। मैं यहाँ पर आपसे सीखूंगा। तुम्हारे वो मूव्स बहुत ज्यादा औसम थे, पावरफुल के साथ साथ स्पीड से भरे हुए। ये बोलते हुए यूतिन तो उसे ग्रीट करने लगा था। उसका इस तरीके का रिस्पॉन्स देखने के बाद यांग कहता है कि क्या सच में मेरे मूव्स इतने ज्यादा कमाल के थे। वो यूतिन से कहता है कि मैंने तो बस जांगहू को हराया है, जो कि ओवर कॉन्फिडेंट था, मेरे मूव इतने भी कमाल के नहीं है। अपने मन में तो यूतिन भी यही सोच रहा था कि अगर तू लकी नहीं होता ना तो तूने जांगहू को नहीं हराया होता, और ना अभी मुझे तेरे आगे से झुककर एक्टिंग करनी पड़ रही होती। अपने गुस्से को संभालते हुए वो यांग से कहता है कि ब्रदर प्लीज आप अपने मुझे मूव सिखा दीजिए, मैं यहाँ पर आपकी एडवाइस के लिए आया हूँ। यांग तो चुपचाप उसकी नौटंकी को देख रहा था। तभी वो कहता है कि ये कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं करा, लगता है मुझे थोड़ा और प्रेशर देना होगा। ये बोलने के बाद वो तो नौटंकी शुरू कर देता है कि अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा, मेरी हालत खराब हो जाएगी। उसके ऐसे आड़े टेढ़े मुंह देखने के बाद तो यांग कह रहा था तो फिर तो तुम मेरे पास क्यों आयो, डॉक्टर के पास जाओ ना। पर वो तो उसके हाथ पकड़ते हुए कह रहा था कि ब्रदर मुझे सिर्फ आप ठीक कर सकते हैं, इसलिए अपने मूव सिखाइए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। यांग को पता था कि ये ऐसे तो नहीं जाएगा, इसलिए उसे कुछ सोचना पड़ेगा। तो वो यूतिन से कहता है कि एक काम करो, तुम जांगहू के पास जाओ और उसे ऐसे ही मार देना। मेरे अटैक्स की वजह से वो घायल है, अगर तुम उसे पीटोगे तो तुम आराम से जीत जाओगे और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। पर यूतिन तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाता है कि ब्रदर उससे पहले मैं कंफर्म करना चाहता हूँ ना, तो क्या मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ। यांग ना चाहते हुए भी उसके लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो कह रहा था कि मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बहुत ज्यादा कम है, अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे पॉइंट्स देने होंगे। पर यूतिन को लग रहा था कि वो यांग को हरा देगा, इसलिए कहता है कि चाहे तुम जीतो या हारो मैं तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जरूर दूंगा, आखिर तुम मेरी इतनी हेल्प जो कर रहे हो। और फिर अपने मन में सोच रहा था कि तुम्हें पीटने के लिए मैं थोड़े कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तो दे ही सकता हूँ। इससे पहले कि उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो पाती, यांग उसे रोकते हुए कह रहा
था कि एक मिनट, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तो मुझसे 3 लेवल ऊपर है ना, फिर तुम मेरे साथ कैसे फाइट कर सकते हो? ये तो सेक्ट रूल के खिलाफ हो जाएगा। यूतिन तो पकड़ा गया था। वो कहता है कि आखिर इसे कैसे पता कि मेरा लेवल इससे ज्यादा हाई है। फिर वो अपने छोटे से दिमाग के घोड़े को दौड़ाते हुए कह रहा था कि ब्रदर, पिछले साल मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, जिससे मेरी कल्टीवेशन लेवल नीचे गिर गई और मैं वीक हो गया। इसलिए अगर देखा जाए तो हम दोनों सेम लेवल पर है, तो हम फाइट कर सकते हैं। ये बोलकर यूतिन तो फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यांग का अब भी एक सवाल था। वो कहता है कि मुझे और भी कुछ पूछना है। बस अब ये देखकर तो सोमो का सब्र जवाब दे चुका था। उसका तो दिल कर रहा था कि वो यांग का गला दबा दे। ये फाइट क्यों नहीं कर रहा? उसके चमचे जैसे तैसे उसे कंट्रोल करते हैं, नहीं तो वो सच में उसे मार देता। यांग यूतिन से कह रहा था कि सीनियर ब्रदर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे कितने ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देंगे ताकि बाद में कोई हेरा फेरी ना हो? यूतिन तो कह रहा था कि जितने भी तुम चाहो मैं तुम्हें उतने दे दूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। पर यांग का कहना था कि नहीं, पहले आप कंफर्म बताइए कि आप कितने देंगे। वो कहता है कि ठीक है, एक पंच का 10 गुना। पर वो तो कह रहा था कि मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। और फिर वो उसके कान में कुछ खुसफुसाता है, जिस पर दोनों एग्री हो जाते हैं और फिर वो फटाफट वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि जो यांग ने उससे मंगवाया था उसे वो लेने जाना था। वो तो कहता है कि यहाँ से जाना मत, बस मैं थोड़ी देर में आया, ओके। उसके जाने के बाद यांग यही सोच रहा था कि भला ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में जो मेरे हाथों से पिटने के बदले मुझे ही पैसे देना चाहते हैं। वो कहता है कि है तो काफी अजीब बात, लेकिन छोड़ो, खैर अपना फायदा हो रहा है तो कौन ज्यादा सोचे। ये सोच कर तो वो अपने काम में बिजी हो गया था। हमें दूसरी तरफ यूतिन को दिखाते हैं, जो बैग भर के एलेक्सर यांग के पास ले जा रहा था, क्योंकि यांग ने उससे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले एलेक्सर मांगे थे। वो तो रास्ते भर में वो पोटली ले जाते हुए कह रहा था कि बदतमीज लड़का, उसने मुझसे इतने सारे हब्स मंगाए, पूरे 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स गए इसके बदले। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और ये सारा गुस्सा मैं उसे मार कर उतारूंगा। वो फटाफट उसके पास पहुंचकर कहता है कि जूनियर ब्रदर, देखो तुमने जो भी मंगाया था मैं सब ले आया, क्या अब हम फटाफट फाइट शुरू कर सकते हैं? अब इसके बाद तो हमारा यांग भी रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया। वो कहता है कि ठीक है, पहले आप शुरू कीजिए। यूतिन को तो यही चाहिए था, नेकी और पूछ पूछ। वो फटाफट से शुरू कर देता है अपने पंचेस, किक्स और फीस परछाने। यांग उसके सभी अटैक्स को बड़े आराम से ब्लॉक कर लेता है। ये सब देखने के बाद यूतिन एक जबरदस्त फीस तैयार करते हुए उसकी छाती पर दे मारता है, पर ये पंच मारने के बाद तो उसी का हाथ सुन पड़ गया था। वो तो कह रहा था कि क्या पत्थर जैसी सॉलिड बॉडी है, मेरा तो हाथ ही टूट गया। उसे पता लग गया था कि उसे यांग को हल्के में नहीं लेना, इसलिए वो विंड फ्लो नाम की टेक्निक का यूज करते हुए अपनी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। अब उसकी कल्टीवेशन थी तो काफी ज्यादा हाई, इसलिए उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज थी। उस स्पीड का यूज करते हुए वो यांग के चारों तरफ दौड़कर उसे पंचेस मार रहा था। यांग को दिखाते हैं, जो बड़े मजे से उस विंड ब्लो टेक्निक के अंदर खड़े होकर उस मोमेंट को एंजॉय किया जा रहा था। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता और यहाँ यूतिन के हैंड्स तो पूरे रेड हो गए थे। उसे समझ नहीं आता कि उसकी इतनी पावरफुल टेक्निक इस लड़के को खरोच भी नहीं दे पाई, जबकि लोग तो अधमरे हो जाते हैं इससे पिटने के बाद। वही हमारा यांग सोच रहा था कि कितनी सॉलिड बॉडी मिली है उसे, इसका मतलब सांग हो को उसने कोइंसिडेंटली नहीं बल्कि पावर के साथ हराया था। अपनी सॉलिड बॉडी को फील करते हुए वो तो इतराना शुरू कर देता है। अब इतने सारे अटैक्स करने के बाद तो यूतिन का टाइम खत्म हो जाता है। अब यांग की बारी थी उसकी कुटाई करने की, तो वो तो एक इविल स्माइल दे रहा था और यहाँ यूतिन की सांस फूलने लगती है कि अब उसका क्या होगा। यांग ने एक जबरदस्त जंप लगा दिया था, जिससे वो डॉज कर लेता है, पर हाथ आए मौके को कोई इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देने वाला था। यांग उसके पीछे पीछे पहुंचकर उसे इतना जबरदस्त किक मार के नीचे पटकता है ना, बेचारे की हालत खराब हो गई थी। उसे तो अपनी नानी याद आ जाती है। उस पर तो हमारा यांग उसके ऊपर चढ़कर उसे काफी जोर जोर से पंचेस मारा था। जरा सोचो, जिस थर्ड लेवल के स्पिरिचुअल स्पाइडर को उसने अपने पंचेस से मार दिया, उसके पंचेस से बेचारे यूतिन का क्या हाल हो रहा होगा। वो तो कहता है कि भाई मारेगा क्या मुझे जान से, मैं गिव अप करता हूँ, प्लीज जूनियर ब्रदर मुझे जाने दो। अब उसकी ऐसी दर्द भरी रिक्वेस्ट सुनने के बाद यांग उसे छोड़ते हुए कह रहा था कि चलो अब मैं जीत गया, लेकिन आपकी प्रैक्टिस को देखकर ऐसा लगता है कि आप वांग हो को नहीं हरा सकते। पर कोई बात नहीं, अगर आपका नेक्स्ट टाइम भी प्रैक्टिस करने का दिल हो तो मेरे पास जरूर आ जाना। वैसे फिलहाल मैं जीत गया हूँ, इसलिए मैं ये हब्स लेके जा रहा हूँ, ओके बाय। उसके जाने के बाद बेचारा यूतिन जोर जोर से रोते हुए कह रहा था कि एक तो मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी गए, मैं पिट के अधमरा भी हो गया, और अब वापस जाने के बाद सीनियर ब्रदर मुझे डांटेंगे। आखिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होना था? क्योंकि आपने इतना इविल प्लान जो बनाया था। दूर से सोमू, जो ये सारी चीजें अपनी आंखों से विटनेस कर रहा था, वो सोचकर हैरान रह जाता है कि आखिर यांग ने यूतिन को कैसे हराया। उसके चमचे बताते हैं कि सीनियर ब्रदर वो तो बॉडी टेम्परिंग ज्ञान की 7th लेवल पर है। ये सुनकर तो सोमू को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो तो कहता है कि मैंने 100 सालों की हिस्ट्री में भी ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी बच्चे ने अपने से 3 लेवल हाई बंदे को पीट कर ढेर कर दिया हो। उनके हिसाब से तो हमारा यांग 3rd लेवल की बॉडी टेम्परिंग ज्ञान पर है, तो इसका मतलब ये है कि ये उससे 4th लेवल ऊपर है, तो फिर आखिर वो उसे कैसे हरा सकता है। वो ये सोच सोच के परेशान हो ही रहा था कि कोई पीछे से उसके कंधे पे टैप करता है। पीछे मुड़ के देखने पे पता लगा था कि ये तो यांग है, जो कि सोमू को थैंक यू बोलते हुए कह रहा था कि थैंक यू सीनियर ब्रदर, आपने ये सारा सेटअप मेरे लिए रखा, जिसकी वजह से मुझे इतने सारे हर्ब्स मिल गए। वो कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी को भेजना हो ना, तो मुझे पहले से ही बता देना, मैं खुशी खुशी उनसे फाइट कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर तो सोमू भी लाइक, तुझे कैसे पता लगा कि वो मैंने भेजा था? वो बिना छुपाए बता देता है, कल जब आपके साथ वो आए थे तो मैंने उन्हें देख लिया था। मेरे पास वैसे तो कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। ये बोलते हुए वो सोमू को टीज कर रहा था। यांग की बातें सुनने के बाद वो दांत पीसते हुए कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि तूने मुझे अपने प्लान में फंसाया। पर यांग बड़े ही इनोसेंटली आंसर देते हुए कह रहा था कि मैंने कहा प्लान बनाया, प्लान तो आपने बनाया था, मैं तो बस उसे फॉलो कर रहा था। इसके बाद तो वो उनसे कहता है कि आपका दिन अच्छा हो, मैं चलता हूँ। यांग के इस तरीके के
के एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से सूमो तो बुरी तरीके से किलस चुका था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बस गिल्सन के मारे उसका नाम लेता रह जाता है। इसी मजेदार सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यांग को दिखाते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था, वो भी उन हर्ब्स का यूज करके जो वो जीत के लाया है। इन हर्ब्स को यूज करते हुए उसकी कल्टीवेशन तेजी से इंप्रूव हो रही थी। स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी से रिलीज होने के साथ साथ वो हमें बताता है कि वो बॉडी टेम्पररिंग की 7th realm पर पहुंचने वाला है, जिसके साथ ही उसकी बॉडी अब विंड ब्लो नाम की उस टेक्निक को यूज कर पाएगी। साथ ही उसकी बॉडी का ऑरा पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 7 से 9th लेवल तक वो विंड ब्लो की टेक्निक को अच्छे से यूज कर सकता है। 9th लेवल के बाद उसकी बॉडी फायर एनर्जी रिलीज करने लगेगी, जिसकी वजह से वो हेवन और अर्थ की एनर्जी को यूज कर पाएगा। यांग हमें बताता है कि फाइट करने की वजह से भी उसकी बॉडी की प्रैक्टिस तेजी से इंप्रूव हो रही है। वो धीरे धीरे अपने फोकस को इंक्रीज करते जा रहा था। फाइनली 7th लेवल को अचीव करने के बाद वो तो अपने बिस्तर पे जंप करने लगता है कि कमाल हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़का जो कि 3rd लेवल पर अटक कर रह गया था वो 7th लेवल पर पहुंच गया है। अब यांग अपनी प्रैक्टिस को बंद नहीं करना चाहता था, उसे अपनी पावर और ज्यादा इंक्रीज करनी है, इसीलिए वो और सारे हर्ब्स को जलाकर बैठ जाता है कल्टीवेशन करने। उसे तेजी से अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव करता हुआ देखकर दूर से सूमो जो कि उस पर नजर रख रहा था, वो कहता है कि कौन से मॉन्स्टर ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, आखिर ये इतनी तेजी से ब्रेक थ्रू कैसे कर रहा है। सुबह ही तो इसे 5th लेवल पर देखा था और ये अचानक से 7th लेवल पर पहुंच गया। सूमो वहाँ पर अपनी पूरी गैंग के साथ आया था। उन सभी ने मास्क लगाकर चुपके चुपके यांग पर नजर रखने का प्लान बनाया था। यूतिन कहता है कि बॉस हमें शोभा देता है क्या, हम आधी रात को इस बकवास से लड़के पर नजर रख रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद आप सुबह चैलेंज करके इसकी अच्छी से धुलाई कर सकते हैं। यूतिन की बातें सुनने के बाद हमारा सूमो कहता है कि पागल हो गया है क्या, जिस तरीके से इसने तेरी खटिया खड़ी की, तुझे क्या लगता है कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद ये मुझे नहीं पीटेगा? मैं सूमो इसके हाथों से मार खाने के बाद मेरी कैसी इज्जत रह जाएगी सबके सामने? इसलिए मैंने जो प्लान बनाया है हम उसी पर काम करेंगे। और फिर हमें पता लगता है कि हमारे सूमो का प्लान क्या है। यूतिन कहता है कि सीनियर ब्रदर अगर हम चुपके से जाकर इसे पीछे से मारेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर लोगों को पता लग गया तो वो कहेंगे कि हमने इतना बड़ा इलीगल काम किया है, किसी पर स्नीक अटैक किया है। पर सूमो तो उन सभी को डांटते हुए कह रहा था कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे बस ये जानना है कि ये तेजी से अपनी कल्टीवेशन को कैसे इंप्रूव कर रहा है, इसलिए हमें बस इसके सोने का इंतजार करना है। जैसे ये सो जाएगा हम जाएंगे इसे मारकर बोरे में बंद कर देंगे और फिर इसकी पूरे घर की तलाशी लेने के बाद हम पता लगाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका यूज करने के बाद इसकी कल्टीवेशन इंप्रूव हो रही है। वो उन सभी को अभी भी डरता हुआ देखकर कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे ग्रैंडफादर 2nd एल्डर है, इसलिए जो कुछ भी होगा मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। अगर किसी को भी पता लगा तो तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर पीछे से निकल जाना, ठीक है? अब ये सुनने के बाद उसके चमचे रेडी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं था। वो सभी आपस में डिस्कस करते हुए कह रहे थे कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी यांगाई को पीट सकते हो? वो सभी लोग तो एक साथ अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए मना करने लगते हैं। काफी देर तक वेट करने की वजह से सूमो को लग रहा था कि यांगाई सो गया है, इसलिए वो अपने 2 चमचों को आगे भेज कर कह रहा था कि जाकर चेक करो कि वो सोया या नहीं, और अगर सोए तो उसे पीट कर लाल कर देना। वो दोनों आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही यांग के घर के आगे पहुंचते हैं वहाँ जाकर बेहोश हो गए थे। यहाँ सूमो को समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों बिना किसी अटैक के हिट होकर गिर कैसे गए। पर यूतियान का दिमाग बहुत तेज था, वो समझ आता है कि ये दोनों चमचे एक्टिंग कर रहे हैं ताकि उन्हें जाकर यांग को पीटना ना पड़े। वो तो कहता है कि ब्रदर आप आगे मत जाइए, हो सकता है कोई खतरा हो, मैं जाकर चेक करता हूँ। और फिर वो ये कहते हुए आगे बढ़ने लगता है कि मुझे भी एक्टिंग करनी होगी वरना तो ये मुझे फंसा देंगे। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि सच में ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वो किसी पॉइजनस गैस से इफेक्ट हो गया हो। वो कहता है कि सीनियर ब्रदर यहाँ से चले जाइए वरना आपको भी ये गैस इफेक्ट कर देगा। सोमो बेवकूफ है, लेकिन इतना भी नहीं, जाकर उन सभी को किक मार के जगाने लगता है कि मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हो। उनकी अच्छे से क्लास लगाने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही जाकर यांग को सबक सिखाएगा। पर जैसे ही वो डंडा उठाकर यांग के दरवाजे को हल्का सा ओपन करता है, यांग जिस मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर रहा था उसकी स्मेल इन तक पहुंच जाती है। अब आप लोगों को तो पता है कि वो गैस पॉइजनस है, इसलिए तो सोमो उसे स्मेल करते ही वहाँ पर नीचे गिर गया था। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद ये तीनों चमचे कह रहे थे कि बॉस आपने हमें कहा कि एक्टिंग मत करो, लेकिन अब आप खुद एक्टिंग कर रहे हैं। पास जाने के बाद वो कह रहे थे कि बॉस आपकी एक्टिंग तो सच में बहुत ज्यादा रियल है। सोमो जिसकी सच में पॉइजन की वजह से हालत खराब हो गई थी, वो उन्हें पीटते हुए कह रहा था कि घोंचू यहाँ पर सच में पॉइजनस गैस है जिसकी वजह से मैं इफेक्ट हो रहा हूँ, देख मेरी आंख लाल हो गई है। दरवाजा ओपन होने की वजह से धीरे धीरे ये स्मेल उन सभी को भी आने लगी थी। अचानक से उन सभी की आंखें रेड हो जाती हैं और वो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देते हैं और एक दूसरे के साथ ही फाइट करने लग जाते हैं। यूतियान और सोमो जो कि एक दूसरे से चिपके हुए थे वो भी एक दूसरे की पिटाई करने लगते हैं। अब रात के अंधेरे में इस तरीके का शोर शराबा हमारे यांग के कानों में भी पहुंच जाता है। वो तो अपने फर्नेस को छुपाते हुए कह रहा था कि अच्छा वाह बाल बाल बच गया, आज तो उसे इस पॉइजनस गैस ने बचा लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें काफी सारे बच्चे अरीना में प्रैक्टिस करते हुए दिखाते हैं। यांग वहाँ पर पहुंच गया था उनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि पिछली रात ही उसे पता लग गया था कि फाइट करने की वजह से भी उसकी कल्टीवेशन तेजी से इंप्रूव होती है। वहाँ के बच्चे तो उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, सफाई? वो इस बात पर जवाब देते हुए कह रहा था कि सफाई तो मैं कब का कर चुका हूँ, फिलहाल तो मुझे तुम लोगों के साथ प्रैक्टिस करनी है। उन्हें तो लग रहा था कि जैसे मौका मिल गया हो। वो सभी एक साथ यांग के सामने आते हुए कह रहे थे कि चलिए एक साथ फाइट करते हैं। अब वो सभी एक साथ आगे बढ़ के उसके ऊपर अटैक कर पा
आते हमारा यांग उन्हें रोकते हुए कह रहा था कि पहले मैं तुमसे थोड़ा सेक्ट रूल के बारे में डिस्कस तो कर लूं। सेक्ट रूल के हिसाब से अगर आपको कोई स्टूडेंट चैलेंज करता है तो फिर आप एक हफ्ते तक किसी और डिसाइपल के साथ फाइट नहीं कर सकते, लेकिन आप एक बारी में कितने भी लोगों को चैलेंज कर सकते हो, है ना। वो सभी जूनियर्स थे इसलिए उन्हें ज्यादा डिटेल में नहीं पता था, तो वो कहते हैं कि हाँ सीनियर आपने बिल्कुल ठीक कहा। यांग कहता है कि मैं जितने लोगों के साथ फाइट करूंगा मेरी कल्टीवेशन उतनी तेजी से इंप्रूव होगी, और हाल फिलहाल में मैंने कोई चैलेंज नहीं हारा, इसलिए वो उन सभी से कहता है कि मैं अकेले तुम सभी को एक साथ चैलेंज करूंगा। अब वो सभी लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा बकरा मिल गया है हलाल करने के लिए, तो वो भी खुशी खुशी रेडी हो जाते हैं। यांग ने उनकी कम नॉलेज का फायदा उठाते हुए उनके साथ फाइट स्टार्ट कर दी थी। एक जूनियर तो एक काफी पावरफुल फिश तैयार करते हुए यांग के मुंह पर मारने वाला था, लेकिन उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड थी कि इस बंदे के हाथ में दर्द हो जाता है। वो तो अपने बाकी साथियों से कह रहा था कि मेरा तो हाथ ही टूट गया, इनकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है। पर दूसरा वाला बच्चा उसे मोटिवेट करते हुए कह रहा था कि इन्हें तो हर कोई हरा देता है, तुम भी हरा दोगे, कोशिश करते रहो। पर यांग उसकी बकवक से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि सबसे पहले पंच मारकर उसी का खेल खत्म कर चुका था। बच्चे तो ये अटैक देखने के बाद शॉक रह जाते हैं कि आखिर ये सीनियर कब स्ट्रॉन्ग हो गए। यांग तो कहता है कि डरो मत, तुम सभी एक साथ अटैक करो, बिंदास। बस फिर क्या था, वो सभी एक साथ टूट पड़ते हैं। जहाँ पहले तो यांग उनके अटैक्स को डॉज कर रहा था और फिर एक एक पंच में ही सभी को ढेर करते जा रहा था। उसके पंचेस और किक्स इतने ज्यादा स्ट्रेंथफुल थे कि किसी बच्चे को दोबारा खड़े होने का मौका ही नहीं मिलता। यांग काई ने अब तक काफी सारे स्टूडेंट्स को पछाड़ दिया था, इसलिए वो बाकियों से कहता है कि तुम भी शर्माओ मत, आगे आओ। पर वो सभी तो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि जाकर सीनियर सूमो से इसकी शिकायत करनी होगी ताकि वो आकर इसे अच्छा मजा चखाएं। आधे बच्चे तो उठ के चले जाते हैं, सिर्फ एक ही बंदा रह जाता है। यांग तो सोच रहा था कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा जोर से तो लात नहीं मार दी। यांग उस बंदे की हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो बंदा अब यांग से इतना ज्यादा डर जाता है कि अपनी लंगड़ी टांग के साथ वहाँ से भाग गया था। इधर दूसरी तरफ हमें सुमो को दिखाते हैं जो इस बात पर गुस्सा कर रहा था कि एक तो वो रात में देर तक फाइट करता रहा और सुबह भी उसकी आंख देर से खुली। तब जाके यूतियानो से बताता है कि ब्रदर, जो स्मेल हमने यांग काई के घर के बाहर स्मेल की थी वही सेम फ्रेग्रेंस मुझे आपके रूम से सुबह सुबह आई। इसका मतलब ये है कि यांग काई ने आपके रूम में वो फ्रेग्रेंस फैलाई होगी। ये सुनकर तो सुमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो बदतमीज लड़का, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ ऐसे साजिशें करने की। तभी वहाँ पर उसके सभी जूनियर्स आ जाते हैं जो कि उसकी टीम में थे। वो तो कह रहे थे कि सीनियर ब्रदर, हमें यांग ने बहुत बुरी तरीके से पीटा, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसके एक एक पंच से हम सभी लोग काफी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। अब अपने लोगों की ऐसी हालत देखने के बाद तो सुमो को यांग पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे सबक सिखाए। तभी यूतियान कहता है कि बॉस, जो फ्रेग्रेंस हमने रात को स्मेल की थी उसे स्मेल करने के बाद लोग पागल हो जाते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं और किसी से भी फाइट करने लगते हैं। कहीं यांग के सभी चैलेंजेस जीतने की वजह यही तो नहीं कि कहीं वो उसी फ्रेग्रेंस का यूज करता हो बच्चों पर, या फिर वो किसी खास तरीके की जड़ी बूटी का यूज करके अपनी कल्टीवेशन बढ़ा रहा हो। अब यूतियान की बातों से तो हमारे सुमो का खून आधा किलो जल चुका था। उस पर तो वो लंगड़ी टांग वाला डिसाइपल आकर कहता है कि बॉस, आपको हमारे लिए उस यांग से बदला लेना होगा। ये सभी तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि जंग में शहीद होकर आए हो। सुमो तो दांत पीसते हुए कह रहा था कि मैं उस कमीने को जान से मार दूंगा। यहाँ यूतियान, जो कि उन सब में सबसे ज्यादा समझदार और थोड़ा बेवकूफ भी है, वो अपने मन में सोच रहा था कि यांग काई की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उसने मेरा चेहरा भी देख लिया। इसका मतलब अगला नंबर मेरा है, मुझे ही कुछ करना होगा। तो वो हमारे सुमो के सामने आते हुए कह रहा था कि बॉस, मुझे लगता है कि ये दुनिया एक खेल है, कोई जीत जाता है कोई हार जाता है, हमें इस बात को जाने देना होगा अपनी किस्मत समझकर। ज्यादा गुस्सा हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, आपको गुस्सा थूक देना चाहिए। गुस्सा थूकने की बजाय तो उसका गुस्सा इसकी बातें सुनने के बाद बढ़ता जा रहा था। वो उसकी कुटाई लगाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, अगर तूने एक लफ्ज और बोला ना तो मार मार के तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। अब मुझे ऐसा कोई प्लान बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझे उस यांग काई को अच्छा सबक सिखाना है। पहले तो यूतियान बहुत कोशिश करता है कि वो उसे रोक ले। वो कहता है कि सीनियर ब्रदर, गुस्सा हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, थूक दो। पर फिर उसे भी समझ आ गया था कि उसके सीनियर ब्रदर बिना बदला लिए शांत नहीं होने वाले, इसलिए प्लान पूछने पर वो उसके कान में कुछ खुसफुसाता है, जिसे सुनकर वो कह रहा था कि क्या ये काम करेगा। उसके हाँ बोलने पर वो कहता है कि ठीक है, जो तुमने कहा है वैसा ही करना। नेक्स्ट सीन में हमें यांग को दिखाते हैं जो एक क्लिफ के किनारे बैठकर यही सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों से वो सिर्फ 7th लेवल पर ही अटका हुआ है। पर खास बात ये है कि उस सोल स्टोन ने 4th लेवल को भी अनलॉक कर लिया, जिसकी वजह से उसे न्यू मार्शल आर्ट मूव्स मिले हैं जिसका नाम ट्रू यांग जुए है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए उसे ऐसी जगह पर जाना था जहाँ पर यांग एनर्जी ज्यादा हो। वो कल्टीवेशन मेथड इतना ज्यादा अच्छा है जिससे बॉडी की यांग एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होगी, साथ ही उसकी बॉडी के डेंटियान से स्ट्रॉन्ग होंगे और उसकी बॉडी का कोर और भी ज्यादा स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगा। ये बोलते हुए वो अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है, जहाँ कल्टीवेशन करते हुए हम उसकी बॉडी के कोर को साफ साफ देख पा रहे थे जो उसके पेट से उसके गले तक आ चुका था। इसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी तेजी से एनहांस हो चुकी थी। वो तो बहुत ज्यादा अमेज फील करते हुए कह रहा था कि ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये मार्शल आर्ट मूव तो इतना काम का है कि मैं इसके बेनिफिट्स गिनवा भी नहीं सकता। इसे प्रैक्टिस करते हुए तो मेरी बॉडी अपर लिमिट तक पहुंच चुकी है। वो हमें बताता है कि ऑल्दो ये टेक्निक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना उतना ज्यादा ही मुश्किल है। वो तो सड़ा सा मुंह बनाते हुए कह रहा था कि अब मुझे कंटिन्यू करते रहना होगा, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन हाँ, ये पावर बहुत औसम है। ये बोलते हुए वो तेजी से आसपास की यांग एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। ज्यादा यांग एनर्जी हो जाने की वजह से उसकी बॉडी जलने लगी थी। काफी देर तक ये अनबेरेबल पेन बर्दाश्त करने के बाद फाइनली उसकी बॉडी एक तेज
एनर्जी रिलीज करती है, जिसके साथ ही वो तेजी से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर चुका था। अब सक्सेसफुली अपने लेवल को इंक्रीज करने के बाद वो काफी खुश था, लेकिन उसकी बॉडी गर्मी की वजह से तपने लगती है। उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था। यांग की पावर इस बार इतनी ज्यादा एक्सट्रीम थी कि आसपास के पेड़ भी पूरी तरीके से हिल जाते हैं, जैसे कि कोई आंधी आई हो। यांग काई को पता था कि यांग एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी बुरी तरीके से हीटअप हो जाएगी, इसलिए उसने खुद को ठंडा करने के लिए वहाँ पर पहले ही ठंडा पानी रखा हुआ था, तो वो उस बकेट में नहा लेता है। अपनी पावर को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए ये लड़का बहुत ज्यादा डेस्परेट था। सूरज की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाने के बाद वो सोच रहा था कि क्या मुझे नेक्स्ट डे का वेट करना होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से उसे प्रॉपर यांग एनर्जी मिलती रहेगी। ये बहुत ज्यादा जिद्दी है, इसलिए डिसाइड करता है कि वो छप्पर पर बैठेगा, जिससे उसे सूरज की रोशनी मिलती रहेगी। शाम तक अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखने के बाद वो फाइनली थक कर सो जाता है, ये सोचते हुए कि चलो जैसे ही कल सुबह सूरज निकलेगा वो फिर से अपनी कल्टीवेशन को करने लगेगा। अब उसे बस थोड़े से मेडिसिन की जरूरत थी, जिसे बनाने के लिए उसे मिस्टर मैंग के पास जाना होगा, क्योंकि हर्ब्स तो वही ला कर देंगे। वो खुद को मोटिवेट करते हुए उठता है कि तभी उसे जंगल से एक चमकती हुई चीज नजर आती है। अब इतनी रात को जंगल में क्या चमक रहा है, जिसे जानने की जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो आधी रात में ही जंगल जाने का डिसाइड करता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर जंगल में उसे ऐसा चमकता हुआ क्या मिला।